आज मैं आपको ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग यानी AA CCC के बारे में बताने वाला हूँ और अपने लैपटॉप पे दिखाने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, फ़ी कितना लग रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी कि मोस्ट कॉमन डाउट्स जो होते हैं सभी स्टूडेंट्स के काउंसलिंग से रिलेटेड, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं अनुराग कुशवाहा, BMS स्टूडेंट, NIA जयपुर, राजस्थान। ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग का 27 जनवरी का एक नोटिस आया है, उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। AA CCC काउंसलिंग BAMS, BUMS, BSMS, BHMS के लिए होती है, जितने भी ऑल इंडिया के 15% सीट्स होते हैं उसके लिए। अब इसमें लिखा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये, सेकेंड पॉइंट, कि AA CCC MO Ayush shall conduct counseling for admission to all India counseling seats of UG courses under the government aided का मतलब कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, सीधा यूनानी होम्योपैथी इंस्टीट्यूट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज एज वेल एज 85% सीट्स ऑफ अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 85% सीट्स होगा वो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही होगा, फुलफिल होगा। और वो कौन कौन एलिजिबल है वो मैंने इस वीडियो के मतलब बीच में है, आगे बताऊंगा आपको। जो AA CCC की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, ये नोटिस है 27 जनवरी को, लेकिन स्टार्ट होगा ऑन द 29 जनवरी 2022, यानी कि 29 जनवरी से ये स्टार्ट होगा। मैं अभी काउंसलिंग शेड्यूल आपको बताऊंगा उसमें आपको कौन से डेट में कौन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड कब से कब होगा, अलॉटमेंट कब से कब होगा, ये सब आपको काउंसलिंग शेड्यूल में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए, टाइम शेड्यूल फॉर द AA CCC UG काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ AIQ UG सीट्स 29 जनवरी 2022 से 2 फेब तक चल रहा है। ये रजिस्ट्रेशन का है और पेमेंट भी आप करेंगे। बिना पेमेंट का रजिस्ट्रेशन फुलफिल नहीं होता है, इसका ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और पेमेंट नहीं करोगे तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। और 2 फेब को आप 6 बजे PM एज पर सर्वर टाइम, यानी कि 6 बजे से 6 बजे तक ही आप कर सकते हो पेमेंट और रजिस्ट्रेशन। 3 बजे 29 जनवरी को 3 बजे से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। फिर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, चॉइस फिलिंग आपका होगा 30 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 2 फेब तक चलेगा। वो 11 बजे PM, यानी कि 30 जनवरी को 11 बजे स्टार्ट होगा, 11:55 पे शाम को। और लॉक आप 3 बजे तक कर सकते हैं 2 फेब को। फिर आएगा आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 3 फेब को आएगा, 4 फेब के बीच में 3 और 4 को होगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 5 फेब को, और रिपोर्टिंग टू एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट यानी कि 7 फेब से 14 फेब तक, यानी कि लगभग 8 डेज का आपको 7 डेज का आपको मिल रहा है। इंडिया में कहीं भी कोई भी कॉलेज अलॉट होगा, आप आराम से जा सकते हैं, इतना आपको टाइम दिया जाता है आप रिपोर्टिंग करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। फर्स्ट का है। अब नीचे लिखा भी है 5 डेज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट का है, 4 डेज में आपको चॉइस फिलिंग लॉकिंग करना है, 2 डेज में आपको प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट में लगेगा, एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और 8 डेज आपको दिया जा रहा है अलॉटमेंट के लिए, आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फिर सेकेंड राउंड के लिए आ रहा है शेड्यूल जो दिया गया है, 18 फेब से स्टार्ट होगा, 22 फेब तक आपका रजिस्ट्रेशन। जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं वो सेकेंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको सेकेंड राउंड में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट अलग से। आप इस शेड्यूल को देख लेना। सेकेंड राउंड का 19, इसमें लॉकिंग, चॉइस फिलिंग सब डेट ऐसे ही सेम टू सेम दिया है। मॉपअप राउंड चलेगा आपको 11 मार्च को स्टार्ट होगा, 14 मार्च के बीच में, 12 और 14 मार्च आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लॉकिंग कर सकते हैं। 15 मार्च और 16 मार्च ये रिजल्ट का आना होगा। 17 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब ये इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। ये काउंसलिंग शेड्यूल में दे देना बहुत अच्छी बात है, सबको पहले से ही जान लो कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए क्या क्या रूल्स हैं। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए नया रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओपन ही नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हो। जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड में जो कर लिया रजिस्ट्रेशन,
जो पार्टिसिपेट किया है वही स्टे वैकेंसी राउंड में जाता है। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए स्पेशल आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खोला जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। देयर विल बी नो चॉइस फिलिंग इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। जो मॉपअप में कर दिए रहोगे वही आपके स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग माना जाएगा, उसके लिए चॉइस फिलिंग नहीं होगी। द चॉइस फिल्ड ड्यूरिंग द थर्ड या मॉपअप राउंड विल बी कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। वही बताया मैंने कि मॉपअप राउंड में जो आपका चॉइस फिलिंग होगा वही आपका स्टे वैकेंसी राउंड में जाएगा, आपको नया चॉइस फिलिंग भी नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। द सीट्स विल बी अलॉटेड बाय द सॉफ्टवेयर एज पर द चॉइस सबमिटेड ड्यूरिंग द थर्ड या मॉपअप राउंड। थर्ड राउंड को बोलो या मॉपअप राउंड बोलो, एक ही बात है। आप जो चॉइस फिलिंग करोगे मॉपअप में उसी के हिसाब से अलॉटमेंट आएगी। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, इसका भी डेट है 24 मार्च को रहेगा सीट अलॉटमेंट का। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 25 मार्च को और रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट 26 मार्च को से लेकर के 31 मार्च, यानी 6 से 7 दिन 8 दिन इतना मिलता है आराम से आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कि आप इंडिया में कहीं भी सीट अलॉट हो आप आराम से जा सके। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर कंडक्शन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड आफ्टर। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं आएंगे, इनका स्टे वैकेंसी राउंड ये खुद जो कैंडिडेट बचेंगे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद अपना करा सकती है। कंडक्शन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम द 25 टू 31 मार्च, ये उसके बाद करा सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना स्टे वैकेंसी राउंड। अब मैं आपको काउंसलिंग स्कीम, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, जो मोस्ट कॉमन डाउट्स होते हैं हर एक स्टूडेंट का, हर एक कैंडिडेट्स का काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सब अब मैं काउंसलिंग स्कीम में बताने वाला हूँ। काउंसलिंग स्कीम एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी मोस्ट कॉमन डाउट्स जो होते हैं फॉर द एडमिशन इन द आयुर्वेदा, सीधा, यूनानी एंड होम्योपैथी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि यूजी कोर्स जो बोलते हैं, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS कोर्सेज 2021। ये काउंसलिंग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष AAA के हिसाब से है। देखो इसमें क्या लिखा है, AAA UG ऑनलाइन काउंसलिंग स्कीम फॉर द एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा सीट अंडर द गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक बात को और भी ध्यान रखना, NIA जयपुर डीम्ड यूनिवर्सिटी इसका नाम में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका काउंसलिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड कोटा से होगा। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग से, ऑल इंडिया कोटा यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोटा होगा या नेशनल इंस्टीट्यूट का जो कोटा होगा वही NIA जयपुर पे लगता है, उसी से काउंसलिंग होगा NIA जयपुर में एडमिशन। तो याद रखना, ये बहुत सारे लोगों का डाउट्स रहता है कि NIA जयपुर का डीम्ड यूनिवर्सिटी लिखा है तो डीम्ड कोटा तो नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए 50,000 या 55,000 रुपये तो नहीं देना पड़ेगा। वो मैं कितना अमाउंट लगेगा किस काउंसलिंग के लिए, किसका काउंसलिंग अगर करा रहे हो तो कितना रुपया सिक्योरिटी मनी लगेगा, रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, वो मैंने आगे बताना है। लेकिन इतना पहले ही मैं बता रहा हूँ कि NIA जयपुर डीम्ड यूनिवर्सिटी के कोटा में नहीं आएगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट होंगे उनके कोटा से NIA में एडमिशन होती है। अब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द स्कीम ऑफ द AAA UG काउंसलिंग आर मैंडेटरी इन द नेचर एंड नॉट ऑप्शनल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्कीम बिफोर द रजिस्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन से पहले ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद देखोगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए इसको पूरा समझ लेना। काउंसलिंग को कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या गलत नहीं करना है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मिस्टेक एक बार हो जाता है उसके बाद फिर एडिट का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन में एक बार गलती हो गई तो, इसलिए आराम से पहले पूरा वीडियो देख लेना, समझ लेना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी जो सिक्योरिटी मनी फ़ी जो सबमिट होगा, चाहे 55,000 रुपये या 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, जो भी सबमिट होगा, उसको तुम्हें साइबर कैफे से किसी को भी सबमिट नहीं करना है। सब लोग अपने अकाउंट से फिल करेंगे, डिपॉजिट करवाएंगे या अपना डेबिट कार्ड लेके जाएंगे, उससे करवाना। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे लोगों का सिक्योरिटी मनी नहीं आया है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया है। 50,000 रुपये साइबर कैफे वाले रख चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं आया स्टूडेंट के पास कि वो दिखा सके कि हाँ मेरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। लेकिन और AAA के जो वेबसाइट था उस पर नेम आ गया है लेकिन उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया, ऐसा वो साइबर कैफे वाले बोल रहे थे। इसलिए आप अपने अकाउंट से फिल करना ताकि जो रिफंड हो मनी वो आपके अकाउंट में आए। अब आगे चलते हैं।
It is assumed that every participant candidate in triple C UG counseling has read, agreed, accepted the scheme and the term and condition of the triple C counseling. टर्म एंड कंडीशन कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, इसमें भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको. The candidate shall submit the application for the triple C UG counseling 2021 by the online mode only through the triple C website. ये भी ध्यान रखना है, यही वेबसाइट होगा, इसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है. इसके अलावा किसी वेबसाइट पे ट्रिपल सी काउंसलिंग नहीं कंडक्ट होती है. यानी www.gov.in ये मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा. इसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है. अदर कोई भी वेबसाइट नहीं चलता है ट्रिपल सी काउंसलिंग का. एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड शैल similarly rejected. Further candidate are advised to fill the application form on the triple C website. मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करना है, यही वेबसाइट रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड, यानी एनी अदर मोड है ही नहीं, ठीक है, तो वो रिजेक्ट होगा. द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन filled during the online submission of the application registration form is correct or factual. Information provided by the candidate in the online application registration form shall be treated as correct or self-certified. Triple C shall not entertain under any circumstances any request for the change, modify, edit, alter the information provided by the candidates. मैंने पहले ही बोला कि एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको. ऐसा नहीं है नीट का कि 4 बार आपको एडिट का ऑप्शन आएगा, आप एडिट कर पाओगे. इसलिए एक बार जो भी फॉर्म फिल कर दोगे वही इन्फॉर्मेशन आपके लिए करेक्ट होगा. और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है फिर आपका एडमिशन डायरेक्ट कैंसिल होता है. अलॉटमेंट के बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट राउंड में करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर अलॉट हो गया तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया हो तो. राजस्थान आयुष काउंसलिंग का ऐसा रूल था कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आपको काउंसलिंग कमेटी पुलिस को दे सकती है. इतना तक मतलब एक्सट्रीम लेवल का बाउंडेशन है, इसलिए आप ध्यान से फिल करना फॉर्म को. एक कैंडिडेट कैन सबमिट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओनली वंस, मतलब एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकता है. एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स शैल बी डिबेयर्ड फ्रॉम द ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस. His or her candidate shall cancelled and further action as deemed appropriate by the triple C MOIU shall be taken. एक कैंडिडेट एक रजिस्ट्रेशन करेगा, और दूसरी बात ये अगर कोई ऐसा नहीं मानता है, ज़बरदस्ती 2-3 कर दिया, फिर उसके एक और जो भी रूल होगा वो अप्लाई होगा, उसको एक्शन लिया जाएगा. Registration facilities shall available at the beginning of first, second round, third round, mop-up round of triple C UG counseling on date as specified in the counseling schedule. डेट मैंने बता दिया कब से कब फर्स्ट राउंड होगा, सेकेंड राउंड होगा, थर्ड राउंड कब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, शेड्यूल मतलब शेड्यूल में सब कुछ बता देगा. उस डेट का हमेशा ध्यान रखना. अगर चेंज आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी में, आप हमेशा उस पर देखते रहना. Further, therefore, registration facility shall not be available under any circumstances. Further, any request for any reason for the registration shall not be entertained after closing of registration. There will be no fresh registration for the stray vacancy round. ये मैंने बता दिया है पॉइंट कि stray vacancy round के लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. The security deposit will be forfeited if a candidate who have been joined the allotted seat in the second round and wants to exit from the respective institutions. यानी कि देखो सिक्योरिटी मनी उसका वापस नहीं आएगा जो नेक्स्ट मतलब सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लेता है, अलॉटमेंट हुआ, एडमिशन ले लिया और उसके बाद वो एग्जिट करता है, वो कॉलेज को छोड़ता है, तो उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया. नेक्स्ट ईयर ये चीज़ नहीं था, सेकेंड राउंड तक फ्री एग्जिट था. आप आराम से एडमिशन ले मतलब एडमिशन नहीं लेते हो तो फ्री एग्जिट रहेगा, लेकिन एडमिशन लेके छोड़ते हो सेकेंड राउंड में फिर आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर ली जाएगी, वो रिफंड नहीं होगा. इसलिए ध्यान रखना है एडमिशन अलॉटमेंट उसी कॉलेज का लेना जिसमें एडमिशन लेना है. ऐसा नहीं कि वो एडमिशन ले लिया बाद में सोचेंगे लेना है कि नहीं लेना है.
फिर वो सिक्योरिटी मनी भी भूल जाना। मैं आगे बताऊंगा सिक्योरिटी कौन कौन से एलिजिबल है सिक्योरिटी मनी के लिए, ये भी मैं बताऊंगा। फर्दर द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड इफ ए कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अपग्रेडेड ए सीट इन द थर्ड और मॉपअप राउंड ऑफ AACCC UG काउंसलिंग and does not join the respective institute or surrender the seat due to any unforeseen reason from the candidate। चीज बोल रहा है कि अगर आपका मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन हो जाता है, यानी सेकेंड राउंड में आपका अपग्रेडेशन हो गया या मॉपअप में नया ये अलॉटमेंट होता है सीट्स का, और आप ऐसा करते हो कि एडमिशन नहीं लोगे, तो फिर आपका सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा, फॉरफिट कर ली जाएगा। ऑल्सो द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड इफ द एडमिशन गेट्स कैंसिल ड्यू टू एनी रीजन फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देते हो उसकी वजह से अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो भी आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर ली जाएगी। एग्जाम्पल, इन केस द कैंडिडेट गिव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच ए सीट माइट बी अलॉटेड। देखो ये इंफॉर्मेशन ऐसा है, कैटेगरी वाइज ये डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कुछ स्टेट में कैटेगरी चेंज होते हैं, वो स्टेट में तो ओबीसी में आते हैं और ऑल इंडिया काउंसलिंग में वो जनरल में आ जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में ओबीसी में है और स्टेट में कहीं पे जनरल में आ रहे हैं, तो वो चीज़ उनको प्रॉब्लम होती है। अगर वो गलत डाल देते हैं और अलॉटमेंट सपोजिट आपने ओबीसी कैटेगरी का ले लिया, रिजर्वेशन कैटेगरी का ले लिया, फिर वो कैंसिल होना ही होना है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट जो नहीं बन पाएगा ओबीसी सर्टिफिकेट। फिर है authority at the time of reporting or fail to produce the required documents at the time of admission within the stipulated time। डॉक्यूमेंट भी नहीं देने पे तब भी कैंसिल होगा आपका एडमिशन और फिर सिक्योरिटी मनी आपका फॉरफिट कर ली जाएगी। इफ ए कैंडिडेट ज्वाइन द allotted seat in second round and therefore thereafter want to exit from the institute, he need a relief or resign from the respective institute 3 days prior to the commencement of the registration for the third mop-up round of AACCC counseling with the forfeited feature of security money to avoid the disqualifying from the further counseling। In case the candidate failed to do this, she shall ineligible for the further Ayush counseling central state UT यानी यूनियन टेरिटरी और नॉमिनेटेड। अब देखो इसमें लिखा है कि अगर सेकेंड राउंड में किसी को कॉलेज अलॉट हुआ, उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके बाद एडमिशन लेने के बाद वो छोड़ना चाहता है उस सीट को, तो उसको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा मॉपअप राउंड के स्टार्ट होने से पहले। ये लिखा है मॉपअप राउंड से 3 डेज प्रायर, तो 3 दिन पहले टाइम दिया जाएगा। उसमें आप मतलब छोड़ सकते हो सेकेंड राउंड का एडमिशन जो हो गया है सीट, उस सीट को छोड़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करते हो, आप फेल होते हो उसमें करने से, तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे करके मॉपअप राउंड से 3 दिन पहले आप छोड़ते हो तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि आप AACCC के मॉपअप राउंड के बाद स्टे वैकेंसी राउंड होगा, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, मॉपअप में एलिजिबल हो सकते हैं मॉपअप के लिए, लेकिन और स्टेट के लिए भी एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते हो ऐसा, तो फिर सेंट्रल स्टेट सब के लिए आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। उस साल तो आप फायर हो जाएंगे, मतलब आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगा। ध्यान रहे एक चीज़ और भी ध्यान इसमें प्रॉब्लम होती है कि आयुष काउंसलिंग के मिस्टेक से अगर हम बाहर होते हैं तो क्या स्टेट के एमबीबीएस काउंसलिंग होती है उसमें क्या उसमें से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। आयुष काउंसलिंग में गलती करोगे तो आयुष के ही ऊपर से नीचे तक का जो चयन है उससे आप डिस्क्वालीफाई होते हो। एमबीबीएस में तो आप वैसे भी, लेकिन अगर कोई आयुष काउंसलिंग करा रहा है इसका मतलब साफ इंडिकेशन है कि उसको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, तो गलती नहीं करना ही ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। थर्ड राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में आप मतलब कॉलेज लेकर छोड़ नहीं सकता है, या ये सीट अलॉट होता है तो उसको छोड़ नहीं सकते हो। ये साफ ये ध्यान रखना। वंस द कैंडिडेट अलॉट इन दिस सीट इन द थर्ड या मॉपअप राउंड और फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, he will not be eligible for the exiting from the admitted or allotted seat। आप एडमिशन ले लो तब भी या आपको सीट अलॉट हो गया तब भी, ये दोनों के लिए अलाउड होता है, सॉरी अप्लीकेबल होता है कि थर्ड मॉपअप मतलब मॉपअप राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो गया
या आप एडमिशन लेके मतलब मॉपअप में अलॉट हुआ, आप एडमिशन ले लिए, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, आपको उसको रखना ही पड़ेगा। अगर छोड़ते हो मॉपअप राउंड में तो आप स्टेट काउंसलिंग और फर्दर राउंड के जो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग हुआ चाहे स्टेट काउंसलिंग का जो भी हुआ उससे आप बाहर हो जाएंगे। कैंडिडेट में काइंडली नोट दैट द merely registering for CCC counseling 2021 does not confer any automatic rights to secure an undergraduate seats। ये बोल्ड में इसलिए लिखा गया है कि अगर आपको सीट मतलब आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग कर सब कुछ कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप ये सब कुछ कर दिए तो आपको सीट पक्का अलॉट ही होगा। आप एलिजिबल होंगे तभी आपके रैंक पे अवेलेबल होगा तभी सीट्स अलॉट होगा। अब के नंबर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फी स्ट्रक्चर, बॉन्ड अमाउंट, रेंडरिंग फॉर द सर्विस इन द रूरल ट्राइबल area, other condition etc has been provided by the concerned आयुर्वेदा होम्योपैथी यूनानी सीधा कॉलेज। यानी कि अगर किसी कॉलेज में बॉन्ड है, अब हो सकता है कि मनी के फॉर्म में बॉन्ड होता है, हो सकता है कि आपको जो क्या बोलते हैं इंटर्न जो करते हैं वो आपको रूरल या ट्राइबल एरिया होते हैं उसमें आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस या वहाँ काम करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। वो सभी कॉलेज का अलग अलग रूल्स होता है, वो आपको खुद पता करना पड़ेगा। द CCC शैल नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द अबव इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द फी, बॉन्ड, मोड ऑफ पेमेंट और एनी टाइप ऑफ ग्राफिकल एरर data. Hence, candidates are advised to visit the college website or contact the college authorities directly for any queries regarding the above information before filling choice. Choice once locked cannot be modified, and any request regarding the tinkering of choice will not be entertained. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये के नंबर पॉइंट जो है इसमें साफ लिखा गया है कि आप जो भी चॉइस फिल कर रहे हैं अपने में, उसको चॉइस फिल करने से पहले आप उस कॉलेज के अथॉरिटी को कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हो उसमें बॉन्ड कितना का है, कितना फ़ी है उसका। आप अगर जब एडमिशन लेने जाएंगे उस कॉलेज में उसमें कितना फ़ी लग रहा है, वो कैसे फ़ी लेंगे, ड्राफ्ट से लेंगे, चेक से लेंगे, कैश लेंगे, ये सब आप पता कर सकते हैं। ये CCC रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि कॉलेज में आपको अलॉट हो गया उसके बाद आप बोलें कि इस पर बताया नहीं गया था कि हमने कैश लेके आया, DD यहाँ पे मांग रहे हैं वगैरह वगैरह। इसलिए आपको पहले से ही ये सब जानकारी लेना पड़ेगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग करिए। खासकर बॉन्ड का ध्यान रख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे भी लोग हैं जिनका MBBS में इस बार हो रहा है, एग्ज़ाम दिए थे लेकिन उनका कॉलेज उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसा सिग्नेचर, उन्होंने जब एडमिशन टाइम होता है उसी टाइम उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लिया है। वो बोलते हैं कि मतलब आप जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो तब तक हम डॉक्यूमेंट दे ही नहीं सकते आपको। वहाँ पे रूल ही नहीं है कि आप इतना रुपया दे दो और आप एग्जिट ले सकते हो, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। तो वैसे भी बच्चे हैं जो कि MBBS कर सकते थे, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो बॉन्ड्स का पूरा सही से जानकारी लेने के बाद ही एडमिशन लेना। चॉइस फिलिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है। और ये candidates are advised to confirm the fee structure, any other additional fee from the college, especially deemed university, before the filling of choice for the same college's institute might have high fee structure. Therefore, confirmation about the fee should be made beforehand. The CCC MOIs take no responsibility for the fee structure of the college, will not entertain any request or complaint regarding the fee structure. देखो सिंपल से मतलब है, आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आप अपने रिस्क पे कर रहे हो। कॉलेज के बारे में उसका फ़ी कितना है, कितना एक्स्ट्रा मनी लगता है, क्या एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ये सब आपका काम है, आप पता करो। इसका सिंपल सा मीनिंग है। चॉइस फिलिंग कर रहे हो मतलब कि आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो, अब उसके जितने भी कॉलेज का जो भी फ़ी है, कंडीशन है, सब कुछ आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। CCC इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। इसलिए आप जब भी चॉइस फिलिंग करना 70 करो, 1 करो, चाहे सब करो। अगर सब करो तो सबके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, सबको पूछ पाछ के रखना। ऑल इंडिया कोटा UG, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS सीट्स ऑफ प्राइवेट
ऑल आयुर्वेदा सीधा यूनानी, देखो ASUH इंस्टीट्यूशन जो भी है, और ये आयुर्वेदा सीधा यूनानी होम्योपैथी इंस्टीट्यूट है। अदर देन द यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टेड बाय द काउंसलिंग अथॉरिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 से 2022 की जो काउंसलिंग है प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो स्टेट कंडक्ट करेंगे, यूनियन टेरिटरी का जो भी अथॉरिटी डिसाइड कर रहे हैं वो करेंगे। EEEC पे यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में प्राइवेट के लिए कोई भी काउंसलिंग नहीं कंडक्ट हो रही है। इस बात को कान खोल के सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि प्राइवेट काउंसलिंग कहाँ हो रही है। हर एक स्टेट अपना अपना प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करा रहा है। अभी भी यूपी का चल रहा है, राजस्थान का, MP का, महाराष्ट्र का, बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं प्राइवेट के लिए। वो प्राइवेट के लिए भी ओपन किए हैं, बिहार में भी चल रहा है। फॉर एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा BMS, BUMS, BSMS सीट्स ऑफ प्राइवेट, ये हो गया। नो कम्युनिकेशन विल बी डायरेक्टली सेंड टू द कैंडिडेट्स, देयर विल बी एडवाइज टू बी टच विद द AACC वेबसाइट्स। AACC मैंने हमेशा बोला है कि वेबसाइट पे टच में रहना पड़ेगा। कब अलॉटमेंट आ रहा है ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपको कॉल आएगा, ईमेल आएगा कि आपको ये कॉलेज का अलॉटमेंट मिला है, ठीक है। तो जो डेट पे अलॉटमेंट आना है, जो डेट पे आपको चॉइस फिलिंग करना है, लॉकिंग करना है, ये सब आपको ध्यान रखना है खुद। आप खुद नहीं कर सकते तो काउंसलर हायर करें, लेकिन करना तो खुद ही पड़ेगा। इसमें AACC कुछ नहीं कर सकता है अगर आप भूल जाते हो एडमिशन लेना तो। फॉर AACC UG काउंसिल registration process, candidates are advised to be use the same mobile number, email ID used by them during the registration of NEET UG 2021 एग्जामिनेशन ऑन द NTA वेबसाइट। अब देखो ये भी ध्यान रखना है कि नीट में अगर आपका मेल ID गलत है तो यहाँ पे अब चेंज नहीं होने वाला। ये बोल रहे हैं कि सेम रखो, जहाँ तक पॉसिबल हो कि सेम ही दो, ठीक है, एडवाइस करे जा रहे हैं, क्योंकि इससे आगे आपका पासवर्ड वगैरह रीसेट करने में आसानी होती है। मोबाइल नंबर जो भी आप पहले से दिए हुए हो। क्यू पॉइंट में है AACC विल नॉट एंटरटेन द एडमिशन मेड थ्रू द ऑफलाइन मोड बाय द कॉलेज इन एनी सर्कमस्टेंसेज, यानी AACC अलाउ नहीं करता ऑफलाइन एडमिशन किसी भी कॉलेज का, ठीक है। पहले अलॉटमेंट होगा, उसके बाद ही एडमिशन होगा। देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू आस्क फॉर द ऑनलाइन जनरेटेड प्रोविजनल एडमिशन लेटर at the time of physical reporting to the ensure that the college has admitted him or her through the online mode। आपको कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम आपको एक फिजिकल रिपोर्टिंग जो लेटर होता है, ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर पक्का ले लेना। There are some institute reserved their all India seat, all seats for the minority college categories such as the Jain minority, Muslim minority, Hindu, linguistic, etc. In such institution, only those students belong to the respective category are eligible for the admission। अब आते हैं frequently asked question। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है frequently asked question में। Frequently asked question are only for the guidance purpose। Frequently asked question are not valid for the legal purpose। For any clarification in the frequently asked questions, candidates are advised to clarify it from the AACC through the helpline number। ये हेल्पलाइन नंबर है, बहुत लास्ट ईयर बहुत लोग कॉल करके अपना सिक्योरिटी मनी मंगाए हुए हैं, वही नंबर है ये। शायद चेंज तो नहीं होना चाहिए, आप इसको नोट कर सकते हो। प्लीज सी काउंसलिंग शेड्यूल नोटिस न्यूज़ इवेंट सेक्शन रेगुलरली ऑन द AACC.gov.in to note changes in the scheme from the time to time। Also the stay touch in with the AACC for latest update on the counseling। देखो कई बार होता है, कुछ कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल या काउंसलिंग स्कीम चेंज होते हैं, तो इसके लिए बोला जा रहा है। वैसे तो मैं बताऊंगा अगर कुछ भी चेंज होता है तो। मेरा एग्ज़ाम है 22 फेब से, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन इतना तो है कि चेंजेस होगा तो उतना तो बता ही सकता हूँ आपको। कम्युनिटी जो यूट्यूब कम्युनिटी उसमें डाल सकता हूँ, या इंस्टाग्राम स्टोरी हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ये सब जगह नोटिफाई जरूर करूँगा। अब आता है कि रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है, क्या क्या लगेगा, कैसे करना। फ्लो चार्ट फॉर द AACC काउंसलिंग स्कीम 2021 में
अब रजिस्ट्रेशन देखो, पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबमिशन, लॉकिंग ऑफ चॉइस प्रोसेस। अब देखो फर्स्ट राउंड सीट अलॉट हो गया, आप अगर ज्वाइन नहीं करते हो तब क्या होता है, आफ्टर द फर्स्ट राउंड एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड 2 इज अवेलेबल फॉर द न्यू कैंडिडेट्स, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ द राउंड 1 विल नॉट रजिस्टर्ड अगेन। यानी कि अगर कोई फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया हो, उसको नेक्स्ट कोई भी राउंड आ रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल उसको चॉइस फिलिंग की नीड होगी। वो भी मौके पर चॉइस फिलिंग कर दिया तो कर दिया, नहीं तो स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होगी। अगर आपने एडमिशन ले लिया, रिपोर्ट कर दिया अलॉट, रिपोर्ट करने का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कॉलेज घूम के आ जाना। रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, आपने एडमिशन ले लिया। रिपोर्ट का बिल्कुल मत समझना है कि अथॉरिटी, कॉलेज गए अथॉरिटी से बात कर लिया, मन किया तो एडमिशन लिया, मन किया तो नहीं कर लिया, तो वो रिपोर्ट नहीं होता है। आपको एडमिशन लेना है, ले लिया तो रिपोर्ट कर दिया, नहीं तो नहीं हुआ। अगर आपने अगर एडमिशन ले लिया, फॉर्मेलिटीज जो भी एडमिशन का आपने कंप्लीट कर दिया, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। यानी कि आपको नेक्स्ट राउंड वापस, सपोज किसी को एनआईए जयपुर लेना है, उसको फर्स्ट राउंड में एनआईए जयपुर अलॉट हो गया, तो उसको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। चॉइस फिलिंग अब नहीं करेगा नेक्स्ट राउंड में, उसका वही कॉलेज रह जाएगा। लेकिन आपको अपग्रेड करना है, सपोज विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन फॉर द राउंड 2। वैसे कॉलेज वाले इतना तो हेल्प करते हैं, अगर आप नहीं बोलोगे फिर भी वो चाहते हैं कि लड़के को अपग्रेड का, कैंडिडेट को अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाए। लेकिन वो आपसे पूछेंगे कि आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन चाहते हो या नहीं, तो आप वो अगर वहाँ पे बोलते हो तो वो हाँ लिख मतलब भेज देंगे, तो आपका अपग्रेडेशन का ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट राउंड में। अगर नहीं चाहते हैं तो आप चॉइस फिलिंग मत करो, वहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए हाँ भी ना भरें। कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट, अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए तो आप उस कॉलेज में अगर क्लास स्टार्ट हो गया तो स्टडी करिए, और नहीं हुआ है तो एंजॉय करिए करते हैं। देन अब है नेक्स्ट राउंड का है कि डिस्प्ले ऑफ न्यू एडेड वैकेंट सीट्स ऑल्सो एंटिसिपेटेड वैकेंसीज, फर्स्ट राउंड चॉइस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड नल और अवॉइड। ये बिल्कुल मत समझना है कि फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइस फिल कर दिया वो नेक्स्ट राउंड में भी एलिजिबल होगा, वो वैकेंट हो जाता है। आपको नेक्स्ट राउंड में कॉलेज अपग्रेड करना है तो भी आपको चॉइस फिल करना है। अगर किसी को अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में, उसको भी चॉइस फिलिंग करना है कि नेक्स्ट सेकेंड राउंड में अलॉट होए। और अगर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा है सेकेंड राउंड में तो फिर उसको तो चॉइस फिलिंग करना ही है। फ्रेश चॉइस सबमिशन ऑफ द राउंड 2 इज मैंडेटरी फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑप्टेड फ्री एग्जिट विलिंग टू अपग्रेड इन नेक्स्ट राउंड। मतलब मैंने बोला कि अगर अलॉटमेंट हो गया, आपको अपग्रेडेशन चाहिए तभी चॉइस फिलिंग करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करे हो सेकेंड राउंड में तो भी आपको चॉइस फिलिंग करना ही है, और अपग्रेड करना चाहते हो तब तो करना ही है। एक्सरसाइज फ्रेश चॉइस एंड लॉकिंग, चॉइस फिल करना है। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेशन, डज नॉट वांट राउंड 1 सीट अलॉटेड सीट, he may avail free exit within 5 days of round 2 result announcement, otherwise round 2 rules will apply on the candidates। एक बात और भी है, सपोज किसी ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया कॉलेज में, और उसको उस समय तो मन किया कि चलो कॉलेज में रह जाएंगे, मतलब एडमिशन ले लिया वही रहेगा, उसने अपग्रेडेशन भी नहीं डाला। लेकिन उसके बाद उसको याद आता है कि मुझे कॉलेज छोड़ना है, कुछ भी पता चल गया तो उसको सेकेंड राउंड के 5 डेज पहले जो रिजल्ट आएगा सेकेंड राउंड का, उससे 5 डेज पहले उसको फ्री एग्जिट लेना पड़ेगा तभी। नहीं तो जो राउंड सेकेंड का रूल है कि आपने अगर कॉलेज छोड़ते हो तो या एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगा, रिफंड नहीं आएगा, ये अप्लाई होगा। सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट देख लो। अब इसमें क्या है, इफ अपग्रेडेड, अगर अपग्रेड हो गया, if upgraded then candidate must get received from the earlier institute relief and need to join round 2 allotted college। यानी कि अलॉट, अब देखो फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन ले लिया आपने, अपग्रेड हो गया, तो आपको अपग्रेडेशन के बाद उस कॉलेज में जाना है जहाँ पे अपग्रेड हुआ है, आपको फर्स्ट कॉलेज में नहीं जाना है। रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर मोप अप राउंड या थर्ड राउंड,
फ्रेश चॉइस फिलिंग लॉकिंग थर्ड मोफो राउंड का रिजल्ट पब्लिश अंडर द AACC काउंसलिंग, यानी कितने सीट्स हैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग कंडक्ट कर रहा है काउंसलिंग को, इस पर एडमिशन दिलाएगा। 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा UG BMS BHMS BUMS BSMS सीट्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। देखो स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका 15% जो भी सीट्स है उसका तो ये काउंसलिंग होता ही होता है और उसी का कंडक्ट हो रहा है। उसके बाद 100% सीट्स ऑफ BHU वाराणसी उत्तर प्रदेश, 100% BMS सीट्स ऑफ ITRA जामनगर गुजरात एक्सेप्ट द नॉमिनेटेड सीट्स, 100% BMS सीट्स ऑफ NIA जयपुर राजस्थान एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट्स। अब देखो नॉमिनेटेड सीट्स का मतलब कुछ फिक्स सीट्स है, जैसे फॉरेनर के लिए जो सीट्स हैं वो AACCC से एडमिशन नहीं होता है, वो एम्बेसी कराती है। तो एम्बेसी के लिए वो नॉमिनेटेड सीट्स शायद उसके लिए लिखा जा रहा है। हर एक कॉलेज में कुछ न कुछ कॉलेज फॉरेनर के लिए सीट्स रिजर्व है, जैसे NIA में 12 कॉलेज रिजर्व है, सॉरी 12 सीट्स रिजर्व है। और 100% सीट्स ऑफ NIA हो गया, 100% BHMS सीट्स ऑफ NIH कोलकाता वेस्ट बंगाल एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट्स, 100% UG ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज। देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनका 100% सीट्स पे काउंसलिंग हो रही है। 15% सीट्स स्टेट का जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन पे काउंसलिंग हो रही है। और 100% यानी 15 AIQ एंड 85% DQ दिल्ली कोटा का जो है UG BMS सीट्स अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 85% सीट्स है और 15% सीट्स, यानी 100% सीट की काउंसलिंग तो यही कर रहा है। लेकिन 85% सीट्स पे केवल दिल्ली के स्टूडेंट जाएंगे, दिल्ली डोमिसाइल जिसके पास है। लेकिन 15% पे ऑल इंडिया के बच्चे जा सकते हैं। 15% BUMS सीट्स ऑफ AMU अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, 15% BMS और BHMS सीट्स ऑफ NIH शिलोंग मेघालय। ध्यान रखना इस बात का, NIH शिलोंग जो है ये एक ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका 100% सीट्स पे AACCC काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होती है। केवल ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके केवल 50% सीट्स पे ही होता है। रेस्ट जो 50% सीट्स है वो खुद ये कंडक्ट करता है, मेघालय के लिए रिजर्व है। Further, the role of AACCC Ayush is limited to the allotment of the seats to participating candidates as per the merit and choice, which starts only after the receiving the list data information of the qualified candidates from the National Testing Agency। जो भी टेस्ट नीट का जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सब, ये सब तो नहीं, कुछ डेटा तो लेते ही हैं काउंसलिंग कमेटी वाले। और जैसे कि देखो आप रोल नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। द अबव परसेंटेज ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स इज टेंटेटिव। काउंसलिंग टाइप एंड राउंड्स 15% कोटा का देखते हैं। जम्मू कश्मीर में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, उसके 15% सीट्स के लिए काउंसलिंग नहीं कराई जा रही है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट UG 2021 एग्जामिनेशन आर एलिजिबल, यानी कि नीट 21 एग्जामिनेशन जो भी क्वालिफाइड है वो एलिजिबल है। किसके लिए? ये 15% ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के लिए, एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी और जो है उनके लिए एलिजिबल हैं ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के। द AACCC आयुष विल कंडक्ट 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। 4 राउंड हो ही गया, कौन कौन सा? फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। 15% कोटा सीट्स थ्रू द ऑनलाइन मोड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड। ऑनलाइन मोड से ही काउंसलिंग होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होती है AACCC की। स्टे वैकेंसी राउंड विल कंडक्ट फॉर एडमिशन इन वैकेंट सीट्स, नन रिपोर्टिंग और नन ज्वाइनिंग थर्ड राउंड। यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड तभी कंडक्ट होगी जो सीट्स बच जाएंगे राउंड से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले भी बोला था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो एक ही कोटा में आते हैं। ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नीट UG एग्जामिनेशंस आर एलिजिबल, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो भी नीट क्वालिफाई है वो काउंसलिंग करा सकते हैं, एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। The stay vacancy round shall be conducted by the respective university। देखो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड के बाद
जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा वो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने खुद करा सकती हैं। ऑल यूजी सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी आर अनरिजर्व, दैट मीन रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो भी सीट्स हैं उनमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कुछ फुलफिल नहीं किया जाएगा, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। अब है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीट्स हैं उनका। आयुर्वेदा एंड यूनियन टीबिया ये 2 कॉलेज हैं, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, ये आयुर्वेदा और BUMS के लिए है और ये केवल BHMS के लिए है। 15% ऑल इंडिया कोटा, 15% सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा के बच्चे जाएंगे, 85% पे दिल्ली के जो कॉलेज बच्चे हैं उनको एडमिशन मिल सकता है। 15% सीट्स विल बी कंडक्टेड 15% seat will be contributed by the Delhi University to all India quota. Remaining 85% को ये मैंने आपको बता दिया। 11th-12th ग्रेड इन दिल्ली NCT से, मतलब जो भी दिल्ली से किए हैं 11th-12th वो उनके लिए रिजर्व है। रिजर्वेशन पॉलिसी ये सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द दिल्ली कोटा। अब एलिजिबिलिटी आप पढ़ लेना। दिल्ली के मतलब जो भी दिल्ली के डोमिसाइल जिनके पास है उन्हीं के लिए 85% सीट्स है, जो 11th-12th वहाँ से किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जिनको नीड हो दिल्ली कोटा के लिए वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी पहले भी है। चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसीजर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। NEET UG 2021 qualified candidate are required to registered on the AACC, सही है, टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग का, मतलब AACC UG काउंसलिंग के पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज द सेम ईमेल एड्रेस एंड नंबर, मोबाइल नंबर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द AACC पोर्टल फॉर द काउंसलिंग विच वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द NEET UG 2021 रजिस्ट्रेशन। अब देखो मैंने पहले ही बताया कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वही देना जो NEET UG काउंसलिंग NEET UG फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो दिए थे वही देना। और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय द AACC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी OTP वगैरह जो कुछ भी है वो इसी पे आएगा जो आप अभी फॉर्म में डालोगे। Any request regarding the change of the registered mobile number or email address shall not be entertained by the AACC Ministry of Ayush, यानी कि चेंज नहीं हो सकता है। Candidates are advised to use the laptop or computer for the uninterrupted network during the registration and choice filling process to avoid any technical, यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर में ही करें इस चीज़ को ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, फिर चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, रिलीज ऑफ सीट अलॉटमेंट एंड फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटमेंट कॉलेज। फिर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले करके जाएँ कॉलेज में और फिर एडमिशन हो जाएगा। अब देखो सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो बता दूँ। क्वालिफाइड कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो सेकेंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द राउंड 1 वाज नॉट अलॉटेड एनी सीट्स, यानी कि अगर वो सीट अलॉट नहीं हुआ है जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है लेकिन उसको सीट अलॉट नहीं हुआ है वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर द फ्री एग्जिट इन द फर्स्ट राउंड, फ्री एग्जिट सपोज किसी ने अलॉटमेंट हो गया और उसने एडमिशन नहीं लिया है, फ्री एग्जिट लिया है, वो भी एलिजिबल है। देखो फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो या मॉप राउंड हो, कोई भी राउंड हो, अलॉटमेंट हो जाता है और आपने एडमिशन ले लिया एक बार तो फिर आपके लिए अलग रूल अप्लाई होता है। और आपको एडमिशन हो गया, आपको अलॉटमेंट हो गया, आप एडमिशन नहीं लेते हो तो उसके लिए अलग एडमिशन रूल अप्लाई होता है। एडमिशन ले करके छोड़ोगे तब आप अगर मॉप राउंड में करते हो या सेकेंड राउंड में करते हो एडमिशन ले करके छोड़ना, तो फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए जो भी काउंसलिंग होगी उसमें से बाहर हो जाओगे। लेकिन आप अगर एडमिशन ही नहीं लेते हो तो आपको केवल सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी, आप स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे या जो फर्दर राउंड होगा AACC का उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। लेकिन अभी एक कन्फ्यूजन है कि सेकेंड राउंड में है या मॉप राउंड। मॉप राउंड में अगर आपने एडमिशन ले करके छोड़ते हो या एक बार अलॉटमेंट होकर छोड़ते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर दी जाएगी और नेक्स्ट राउंड के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे।
कैंडिडेट हु ज्वाइन द अलॉटेड सीट्स इन द फर्स्ट राउंड एंड सबमिट द विलिंग्स फॉर द जनरेशन ऑफ सेकेंड राउंड। यानी कि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए फर्स्ट राउंड में आपने एडमिशन ले लिया जाकर कॉलेज में, और फिर आपने अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, विलिंगनेस वहाँ पे शो किए हैं कॉलेज में, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए यानी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अब ऐसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा, चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट, और आपको कॉलेज जाके अलॉट करना है फिजिकली। राउंड 3 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? क्वालिफाइड कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए है। दोज हु रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटमेंट द सीट इन फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो अलॉटमेंट नहीं हुआ है जिनका, वो एलिजिबल है मॉपअप के लिए। द कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन द राउंड 2 अवॉइड फ्री एग्जिट, यानी उन्होंने फ्री एग्जिट लिया है, यानी उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में, तो वो मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ सेकेंड राउंड में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं फर्स्ट राउंड की तरह ही, यानी अलॉटमेंट के बाद आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आप आराम से मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट हु ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड एंड सबमिट द विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन इन द थर्ड राउंड, यानी कि अगर आप अपग्रेड, यानी कि फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, एडमिशन ले लिया, तो आप सेकेंड राउंड में अपग्रेड करा सकते हैं। सेकेंड राउंड में एडमिशन लिया और फिर आपको अपग्रेड कराना है तो मॉपअप में भी आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही राउंड में दिया गया फर्स्ट से सेकेंड में अपग्रेडेशन होगा और सेकेंड से मॉपअप में अपग्रेडेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप सेकेंड में भी अपग्रेडेशन करा सकते हैं अगर आप कॉलेज में विलिंगनेस शो कर रहे हैं तो। दोज कैंडिडेट हु लीव और रिजाइन द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी 3 days prior to the commencement of third round can register again with payment complete fees। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक कंफ्यूजन में चल रहा था सेकेंड राउंड के लिए, कि अगर कोई कैंडिडेट एडमिशन ले लिया, वो रिजाइन करता है, लीव और रिजाइन अलॉटेड सीट इन सेकेंड राउंड, ठीक है, विद सिक्योरिटी मनी फॉरफिट करके, तो 3 दिन पहले थर्ड राउंड के उसको ऐसा करना है, क्या रिजाइन करना है तो या लीव करना है तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो करके आपका फिर से मॉपअप राउंड में नया रजिस्ट्रेशन करके फी पेमेंट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना मॉपअप राउंड के 3 दिन पहले, स्टार्ट होने से 3 दिन पहले, क्योंकि ये 3 दिन निकलने के बाद उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, आपका सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट हो जाएगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। अब देखो यहाँ पे वही रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करना है, चॉइस फिलिंग करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक द एडमिशन ऑन देयर अपग्रेडेड सीट इन द थर्ड राउंड और मॉपअप राउंड फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड एडमिटेड। देखो आप फर्स्ट 2 बार अपग्रेड करा सकते हो मैक्सिमम। फर्स्ट राउंड में जिसको अलॉट हो गया वो सेकेंड राउंड में अपग्रेड करा सकता है, वो चाहे तो फिर सेकेंड राउंड से मॉपअप में भी अपग्रेड करा सकता है। अगर किसी को सेकेंड राउंड में अलॉट हो रहा है तो वो भी वो मॉपअप में अपग्रेड करा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट राउंड में जिसको अपग्रेडेशन हो गया वो सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं करा सकता है। फर्स्ट से सेकेंड में अपग्रेड हो गया, फिर सेकेंड से आपको मॉपअप में भी अपग्रेडेशन मिल सकता है, मिलेगा। जो अपग्रेड हो गया, कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। आपका पहले वाला कॉलेज वो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, वो बंद हो जाता है आपके नेम से, वो सीट वैकेंट हो जाती है। Such candidates, if not joined the upgraded seat, are ineligible for any further Ayush counseling, central, state, union territory, and their security money will be forfeited। और अपग्रेडेड सीट्स में आप एडमिशन नहीं लेते हो, मॉपअप राउंड के अपग्रेडेड सीट्स में आप एडमिशन नहीं लोगे, फिर आपका ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो सेंट्रल काउंसलिंग जो चल रहा है, ये स्टेट काउंसलिंग सबसे बाहर हो जाएंगे और सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट हो जाएगी। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, अगर जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के लिए स्टे वैकेंसी राउंड होगा। इसमें चॉइस फिलिंग नहीं होगी, ये मैंने पहले भी बताया था। रजिस्ट्रेशन फ्रेश नहीं होगा, जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के बीच में स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगी ऑनलाइन मोड में। डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना खुद कराएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है स्टे वैकेंसी राउंड एडमिशन इन वैकेंट सीट्स, नॉन ज्वाइन, नॉन रिपोर्टिंग आफ्टर द मॉपअप राउंड, CCC काउंसलिंग, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, यूनियन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। ध्यान रखना ऑनलाइन मोड,
ये ऑफलाइन मोड में नहीं होगा स्टे वैकेंसी राउंड। अब देखो, एलिजिबिलिटी और प्रोसेस, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वेयर नॉट अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द प्रीवियस राउंड आर एलिजिबल फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो चॉइस फिलिंग इन फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, ये भी मैंने बता दिया है कि चॉइस फिलिंग नहीं होगा स्टे वैकेंसी राउंड में नया। चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग द थर्ड या मॉपअप राउंड विल बी कंसीडर्ड द अलॉटमेंट इन द स्टे वैकेंसी राउंड। जो मॉपअप राउंड आपके ये होगा अपग्रेड चॉइस फिल किया है वही आपको स्टे वैकेंसी राउंड में माना जाएगा। देयर विल बी अलॉटेड बाय द सॉफ्टवेयर एज पर द चॉइस एडमिट, मतलब जो आपका मॉपअप राउंड में चॉइस फिल है उसी बेसिस पे अलॉटमेंट आएगा। अगर आपने मॉपअप राउंड में एडमिशन चॉइस फिल नहीं किया है तो स्टे वैकेंसी राउंड से भी आप बाहर आएंगे। ध्यान रहे, जो एडमिशन ले लिया है वो तो ऐसे भी उसको सीट नहीं चाहिए स्टे वैकेंसी में, वो ऐसे भी नहीं आ रहा। जिसको सीट अलॉट नहीं हुआ, एडमिशन नहीं लिया है, वही स्टे वैकेंसी राउंड में आएगा। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी। डबल सेंड a list of eligible registered candidates to डीम्ड यूनिवर्सिटी। मेरिट स्टे वैकेंसी राउंड, देखो जो बच्चे बच जाएंगे स्टे वैकेंसी जो AACCC कराएगा नेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के लिए, मतलब 15% सीट्स के लिए, देखो यहाँ पे है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट, ये सब के सब आएंगे, ठीक है, 15 स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। लेकिन इसके बाद भी सीट्स जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का वो तो करा नहीं रहा, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का बचेगा जो सीट, उसमें ऑल इंडिया के बच्चे जो भी सीट उसका लिस्ट होगा वो इनके पास रहेगा, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी पूरे ऑल इंडिया से वो एडमिशन लेंगे स्टे वैकेंसी राउंड के जो भी सीट्स बचेंगे। इंपॉर्टेंट, फर्दर द लिस्ट of ineligible candidates will also be circulated to the concerned state, union territory, counseling authority, national institute, central universities, deemed universities for the prohibiting them to participate in the any other आयुष काउंसलिंग। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं सीट्स को, फिर आप फर्दर राउंड के लिए, चाहे स्टे वैकेंसी राउंड का सीट हो चाहे मॉपअप राउंड का सीट्स हो, आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फिर आता है, when will be the online allotment process for this academic year started? The online allotment process will start as per the schedule, जैसा शेड्यूल में दिया है वैसा ही होगा। how to get registered on the AACCC portal, how will fill the choice, देखो ये सब आपको पता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वेबसाइट पे जाना है, अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना है, और क्या, न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही 29 तारीख खुलेगा 3 बजेगा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आप फॉर्म फिल करो, चॉइस फिलिंग करो उसी टाइम, फी पेमेंट करने के बाद। प्लीज ऑल्सो नोट दैट द रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड मॉपअप राउंड। नहीं, थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड जो है इन्हीं के बीच, इन्हीं में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। मॉपअप राउंड स्टे वैकेंसी राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये बहुत बार बोल दिया, इसका ध्यान रखना। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन स्टे वैकेंसी राउंड। हाउ and when do I have to make the payment? रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद पेमेंट का ही ऑप्शन आता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट तभी होगा जब आप पेमेंट करोगे। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के करा रहे हो आपको 55,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, मैं आगे फी भी बताऊंगा। डू आई हैव टू रिपोर्ट एनी काउंसलिंग सेंटर फॉर द रजिस्ट्रेशन? नो। मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि स्टेट में होता है कि काउंसलिंग चल रहा है, कमेटी बना हुआ, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जो AACCC काउंसलिंग होगा, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग में, आपको किसी भी कमेटी के पास नहीं जाना है ऑफलाइन कमेटी से मिलने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट के बाद कॉलेज में ही जाना है। जो भी कॉलेज अलॉट होता है, आपका अलॉटमेंट लेटर पे लिखा रहेगा, डे लिखा रहता है उस पर कि कितने के बीच में आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। डू आई एग्री एनी डॉक्यूमेंट्स टू गेट द रजिस्टर्ड ऑनलाइन? Since it is an online allotment counseling process, no documents are required. However, you need to fill up the same information that you have given at the time of registration for the NEET UG 2021 examination. Upload the copy of the cancel check or book, passbook, e-statement having the account detail. अब देखो, आपको कोई से डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन में सबमिट नहीं करना, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको अपने डॉक्यूमेंट का ही फिल करना है। आपने नीट काउंसलिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हो वो इन्फॉर्मेशन राइट होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, आपका आधार कार्ड नंबर हो गया,
चाहे डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी हो गया, ये आपको सही सही फिल करना है, क्योंकि ये आपको कॉलेज में आप जो फिल करोगे वही वहाँ पे जांच करते हैं आपके कॉलेज वाले, जो अलॉटेड कॉलेज होगा। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है, प्लीज नोट दैट ऑन EEEC पोर्टल यू हैव टू फिल द इन एग्जैक्टली द सेम स्पेलिंग नंबर्स etc as you have already filled in your application form for NEET UG 2021 एग्जामिनेशन। मैंने वही बताया कि जो NEET UG काउंसलिंग में जो चीज़ है जो फिल की हो वही आपको काउंसलिंग कमेटी जो अभी EEEC का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें वही फिल करना है, आप अपने से चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि स्पेलिंग को भी चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ स्पेलिंग नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो मोबाइल नंबर पे वही डालना जो आपने नीट में दिया है, ईमेल आईडी पे वही देना जो नीट में दिया है। हाउ डू आई गेट द पासवर्ड फॉर लॉगिन, ये सब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको रोल नंबर और पासवर्ड दोनों मिलेगा, आप सेट कर खुद से ही क्रिएट करना है। आई हैव डिफिकल्टी टू क्रिएटिंग द पासवर्ड, अगर ये कोई भी प्रॉब्लम होगा इससे रिलेटेड मैं खुद आपको बता दूंगा या मेरे से पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कमेंट सेक्शन में दे देना। रीसेट करने के लिए आपको OTP आएगा या SMS आएगा। When I try to get login, ये सब क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। Can I have some idea about the seat I am like to get at my rank? You can have some idea for following. Log on website. डेटा के आपको रैंक पे कौन से मिलेगा, आप मेरा वीडियो देख लो, मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ कि किसके रैंक पे कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इज इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइस फील्ड और लॉक द चॉइस टू गेट द सीट अलॉटमेंट और आई विल अलॉट सीट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द लेफ्ट ओवर सीट? ऐसा नहीं होगा। ऐसा ये कह रहा है कि क्या ज़रूरी है कि हम चॉइस फिल करें, लॉक करें तभी सीट अलॉट होगा? तो ऐसा ही या ऐसा है कि जो सीट बच जाएगा वो मेरे को अलॉट हो जाएगा अगर मैंने चॉइस फिल नहीं किया तो? ऐसा नहीं है। आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यू हैव टू फिल द चॉइस फिल ऑफ द कॉलेज कोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस एंड लॉक इट बिफोर द सर्वर टाइम। वंस द चॉइस इज फिल्ड इन it can be modified before locking. If the candidate does not lock the choice submitted by him or her, it will be automatically locked as per the schedule or server time. If you don't fill the choice even after the registered in the EEEC portal, you will not be allotted any seat. Candidate can download print out of locked choice for future references. देखो इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि आप चॉइस फिल नहीं करेंगे तो अलॉटमेंट नहीं होगा, और अगर आपने चॉइस फिल करके लॉक करना भूल जाते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, और आप चॉइस फिल नहीं करोगे तो कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा। आप 0 फिल करोगे तो 0 ही मिलेगा आपको, इसलिए आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। मिनिमम आपके रैंक अगर 1 भी है ना, अगर चॉइस फिल नहीं कर रहे हो, कितने भी अच्छे रैंक है, अगर चॉइस फिल नहीं करोगे तो आपको कॉलेज अलॉट होगा ही नहीं। मतलब चॉइस फिल का मतलब ये हुआ कि आपकी इच्छा है उन कॉलेज में एडमिशन लेने की। अगर आपने चॉइस फिल ही नहीं कर रहे हो तो आपकी इच्छा ही नहीं है उस एडमिशन लेने की, इसलिए आपको चॉइस फिल करना ही पड़ेगा। कैन आई मॉडिफाई माई चॉइस ड्यूरिंग द चॉइस सबमिशन पीरियड फॉर द काउंसलिंग? हाँ, चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब है इफ आई हैव नॉट लॉक माई चॉइस बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड इन दिस काउंसलिंग शेड्यूल ऑन द लास्ट डेट ऑफ चॉइस लॉकिंग, what will happen to my choice? The choice submitted or saved by you will locked automatically, जैसा मैंने बताया। How I get print out, प्रिंट के लिए भी आपके पास ऑप्शन आएगा, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट देखो अब क्या है, डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट ऑफ टू रजिस्टर फिल द चॉइस, प्लीज गो थ्रू योर सेलेक्टेड एंड सबमिटेड चॉइस बिफोर द लॉकिंग, एज once you lock the choice it cannot be modified or the changed even if you have made a mistake. It may result in the allotment of the seat which you never wanted. ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार चॉइस को लॉक कर दिया ना तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। वो सीट चाहे आपको कोई, आप सपोज डेट आपने लॉक कर दिया, उसके बाद आपको आइडिया मिलता है, कहीं से सुनते हो या देखते हो कि हाँ ये कॉलेज गलत है, और आपका चॉइस सपोज डेट वो पहले पे ही है या ऊपर ही है, वही चीज़ से लॉट हो जाता है, तो वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका विलिंगनेस था कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लें, आपकी चॉइस वैसे ही लॉक किया था। उसमें लॉक हो जाने के बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो।
What about the condition of the fee structure, bond amount, rendering of the service in the rural tribal area, other conditions? ये मैंने पहले भी बताया था कि fee structure, bond amount, rendering of the service in the rural tribal area, other conditions etc. may vary from state to state, institute to institute. The allotment made through the online counseling process will be firm and final. Therefore, the candidate should well aware of these points before the option a seat at Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathic colleges. The AACCC shall neither be responsible for nor entertained by any case of above ground if any their information received from the various participating Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathy UG colleges has been made available on the counseling website. However, before filling the choice, candidates are advised to visit the college website or contact the college authorities directly for any queries regarding the above information. Choice once locked cannot be modified, and any request to double it regarding the tinkering of choice will not be entertained. देखो AACCC कॉलेज के बारे में कुछ नहीं जानता है, सिंपल से इसका मतलब यही है। बॉन्ड क्या है, उसका फी क्या है, उसका कंडीशन क्या है, क्या क्या अदर्स डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड कर रहे हैं, ये भी आप डायरेक्ट कॉलेज अथॉरिटी से बात करने के बाद ही चॉइस फिल करो। क्योंकि अलॉटमेंट के बाद आप सोचो कि हमारे डॉक्यूमेंट नहीं फिल बन पाए या मैं वो जो बॉन्ड है वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, वैसा कुछ भी। इससे बढ़िया है आप उस कॉलेज से डायरेक्ट बात करो, उसके बाद चॉइस फिल करो। इट हैज़ नो रोल इन फिक्सेशन ऑफ फी स्ट्रक्चर, स्टाइपेंड ऑफ, हाँ स्टाइपेंड कितना मिलता है ये भी रोल, इससे भी कोई मतलब नहीं है AACCC को। किस कॉलेज में क्या स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर या स्टाइपेंड क्या मिलेगा, नहीं देगा कि कितना देगा, ये सब आपका जिम्मेवारी है बात करना। हाउ मच टाइम विल बी गिवन टू द ज्वाइन द अलॉटमेंट, ये मैंने पहले बता दिया, 7 से 8 दिन मिलता ही है, 6 से 8 दिन। वेदर माई एडमिशन इज वैलिड इफ कॉलेज एडमिटेड मी on the allotted seats through the offline mode. No, AACCC will not entertain the admission made through the offline mode by the college in any circumstances. यानी कि ऑनलाइन मोड से ही एडमिशन होगा, वही एक्सेप्ट होगा। ऑफलाइन मोड से AACCC एक्सेप्ट नहीं करता है एडमिशन को। देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू आस्क फॉर ऑनलाइन जनरेटेड प्रोविजनल एडमिशन लेटर, यानी इसीलिए आप एडमिशन प्रोविजनल लेटर आप AACCC से एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू एंश्योर दैट द कॉलेज हैज एडमिटेड हिम और हर ऑनलाइन मोड। ध्यान है, इस बार AACCC ने बहुत बढ़िया किया है कि कॉलेज तुरंत उसी टाइम आपको AACCC से आपके लिए प्रोविजनल एडमिशन लेटर निकाल के दिया जाएगा, उस पर सिग्नेचर करके मुहर लगा के दिया जाएगा। ऑफलाइन मोड से कुछ नहीं कि हाँ मैंने एडमिशन कर लिया है आप जाओ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा इस बार। व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड, अब देखो सबसे बढ़िया है कि कॉलेज में जाते टाइम एडमिशन जब लेने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ध्यान रहे फोटोकॉपी भी डॉक्यूमेंट्स का लेके जाना है। रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एट द अलॉटेड आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक कॉलेज आर एज बिलो। एडमिट कार्ड्स ऑफ नीट एग्जाम इशूड बाय NTA, नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, लेटर, रैंक कार्ड जो इशू हुआ है NTA के द्वारा वो तो लेके जाना ही है। बर्थ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम, अगर 10th सर्टिफिकेट में है 10th स्टैंडर्ड का जो मार्कशीट होती है वो स्कोर कार्ड होता है उसमें होता है, अगर उसमें नहीं है तब को डेट सर्टिफिकेट देना, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, 10+2 का मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज एफिक्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। 8 फोटोग्राफ लगेंगे, इसका ध्यान रखना, 8 से यानी ज़्यादा लेके जाना, 8 से कम नहीं। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन, आप देखो ये अलॉटमेंट लेटर तो आता ही है, तो इसको भी आपको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लेके जाना है, ये भी रहेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, यही चीज़ चाहिए। मॉडिफाइड फिटनेस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफाइड इशूड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट
एज अटैच्ड। अब ये जिस फॉर्मेट में है, ये मैं आगे दिखाऊंगा आपको किस फॉर्मेट में देना है इसको। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको बनाना है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन, यानी कि आपको बस सिंपल से करना है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाओ, आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, ऐसा उनको बोलोगे। इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट को दिखाओगे, कहाँ पे काम लगेगा वो इस चीज़ को इंक्वायरी करेंगे, आपसे पूछेंगे, आप बता देना, वो बना के आपको दे देंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। प्राइवेट देखो ऐसा इसमें प्राइवेट या गवर्नमेंट भी नहीं लिखा है, रजिस्टर्ड जो भी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब रजिस्टर्ड तो वैसे प्राइवेट भी हैं, तो आगे देखते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो बताएंगे आपको। लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा बढ़िया होगा, आपके जिले का जो भी सदर अस्पताल होता है या कोई भी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का है, वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप बनवा सकते हो इसको। लेकिन इस फॉर्मेट में दे पाए ये भी जरूरी है, जो फॉर्मेट आगे बताई जाएगी। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द, अब डिसेबिलिटी अगर आपको कोई PH कैटेगरी का है तो PWD कैटेगरी, मतलब उनको सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड या PWD का कोटा ले रहे हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये भी मैं बताऊंगा कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए। SC ST यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उसको भी देना पड़ेगा, OBC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग द तमिलनाडु as one of the subject in case of the admission in BSMS course, or candidate has to study Tamil as subject during the first professional course। ये लास्ट ईयर भी मैंने बहुत जोर दिया था इसके लिए, और अभी भी इस कोर्स को पूरा बोल्ड में लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट BSMS में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी सीधा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको या तो तमिल आना चाहिए, उनके 10th स्टैंडर्ड में तमिल एज ए लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या उनको फर्स्ट ईयर में तमिल का स्टडी करना पड़ेगा। ये दोनों दो कंडीशन, या तो फर्स्ट वाला आप एलिजिबल हों, या सेकेंड के लिए आप खुद एग्री करते हैं तो आप एडमिशन लीजिए BSMS में, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा, नहीं ले सकते, आपको दिक्कत होगा। सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग उर्दू और अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन the case of admission in BUMS course, or candidate has to pass the test of Urdu of 10th standard, whether there is a provision to conduct of such test in the entrance examination conducted by the university or the board registered society association of with government such। अब ये भी है, अगर BUMS में किसी को एडमिशन लेना है तो उसको उर्दू आना चाहिए या अरबिक आना चाहिए या पर्शियन लैंग्वेज जो होता है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आना चाहिए। इसके लिए आपको 10th का जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें एक सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। ये तीनों में से कोई आप 10th स्टैंडर्ड या चाहे वो किसी एग्जामिनेशन का हो, यूनिवर्सिटी का हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी का हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जो दिया हुआ है वो मान्यता प्राप्त है उसको, तो आप ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा अगर BUMS में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, candidates without original certificate documents shall not be allowed to take the admission to the allotted Ayurveda, Siddha, Unani or Homeopathy college. Candidates who have deposited their original documents with any other institute, college or university and come for the admission with a certificate stating that their original certificate are deposited with the institute, college or university shall not be allowed to take admission in the allotted आयुर्वेदा, सीधा एंड यूनानी एंड होम्योपैथी कॉलेज। देखो इस पॉइंट में लिखा गया है कि आपका एडमिशन तभी हो पाएगा जब आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आते हो। अगर आपके पास कोई भी कचरे टाइप का कोई एप्लीकेशन या DD या कुछ भी बनवा के लेके आते हो कॉलेज से, या क्या बोलते हैं परफॉर्मा, कि मेरा सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा है, वो वैलिड नहीं होगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद एनी इंस्टीट्यूट और देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर डिपोजिटेड विद द सेम इंस्टीट्यूट शेल नॉट बी अलाउड, मतलब उनको अलाउड नहीं मिलेगा, वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। इन केस आई हैव बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट
in regional language, will it be acceptable at the time of reporting joining? Certificate issued by the competent authorities should be English or Hindi language. Candidates are advised to carry a certified copy of English version of original certificate. In case of certificate issued in other language other than English language, along with the original certificate, as most of the state insist for the certificates issued in the English language. देखो इंग्लिश में कोशिश करो या हिंदी में, इसी में एप्लीकेबल होगा, आपको ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ तक कि फॉर्मेट भी गलत होगा ना तो भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग का जो सर्टिफिकेट, स्टेट गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट देते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट दे देते हैं, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का, या जो SC ST के सर्टिफिकेट होता है, ये स्टेट का फॉर्मेट कुछ अलग होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। लेकिन जो ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में ऑल इंडिया काउंसलिंग में एडमिशन मिलती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑल इंडिया का जो फॉर्मेट है मैं आगे अभी दिखाऊंगा, उसी फॉर्मेट में भी एक्सेप्ट करा जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन विल माई ओरिजिनल सर्टिफिकेट बी रिटेन बाय द अलॉटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट? Yes, all participating college institute have been instructed to retain original certificate of the admitted student or release them only on upgradation of the seat or resignation or cancellation of the candidate. आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैंडिडेट कॉलेज में जमा हो जाएगा जहाँ पे भी एडमिशन लेने जाएंगे, और वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप अपग्रेडेशन करा रहे हो, तब मिलेगा आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल, या रिजिग्नेशन या कैंसिलेशन कराते हो तब मिलेगा। Is it necessary to join the allotted college to get the chance of participation in second round? If candidate not interested in the first round seat, she can avail free exit without reporting or joining the allotted college. However, if she want to hold the allotted seat in the first round, he or she need to join the college physically or submit up the upgradation willingness for the second round at the time of admission. यानी फर्स्ट राउंड में जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि नेसेसरी है क्या कि अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट राउंड का सीट ज्वाइन करा जाए, तो ऐसा नहीं है। इफ मतलब कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट जो है वो फ्री एग्जिट ले सकता है, उसमें एडमिशन नहीं ले तो कोई बात नहीं है, आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। लेकिन एडमिशन लेने पर आपको गिवन जो ड्यूरेशन होगा उसी के बीच में आप छोड़ सकते हो या सरेंडर कर सकते हो सीट को। प्लीज नोट दैट इन केस इफ यू हैव joined the course या college allotted in first round and not submitted the option of upgradation in the next round, you will not be considered eligible for the upgradation in the second round. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने कॉलेज में फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया और आपने ये उनको शो नहीं किया कि मुझे अपग्रेड करना है नेक्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद, तो आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पे। इसलिए आप वहाँ पे शो कर देना अगर आपको अपग्रेड करना है तो। और वैसे सबको अपग्रेड के लिए ऑप्शन दे देना चाहिए फर्स्ट राउंड में, जो भी कैंडिडेट, मेरा राय मानो तो सभी अपग्रेड के लिए वहाँ पे हाँ बोलना। अगर अपग्रेड करना होगा तो करना, चॉइस फिल कर देना, अगर नहीं करना है तो चॉइस फिल मत करना, सिंपल सा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द फ्री एग्जिट फॉर द एडमिटेड कैंडिडेट फर्स्ट राउंड? यानी कि क्या पीरियड है जबकि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले सकते हैं। ए कैंडिडेट ज्वाइन in the first round allotted seat but has not been upgraded in the round second may resign his allotted seat in the first round within the 5 day of second round result announcement. यानी कि अगर कोई चाहता है कैंडिडेट की फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुआ है वो अपग्रेड नहीं हो सेकेंड राउंड में और रिजाइन करना चाहता है फर्स्ट राउंड के सीट को, तो उसको 5 डे सेकेंड राउंड के जो रिजल्ट आएगा उसके 5 दिन पहले उसको रिजाइन करना होगा, छोड़ना पड़ेगा। फेलिंग विच ही शी विल कंसिडर एज द ज्वाइंट कैंडिडेट फॉर द राउंड सेकेंड एंड रूल फॉर द राउंड सेकेंड विल बी अप्लाई अकॉर्डिंगली। यानी कि आप 5 डे से पहले अगर नहीं बताते हो रिजल्ट से पहले सेकेंड राउंड के, तो फिर वो आपको सेकेंड राउंड का ही रूल अप्लाई हो जाएगा आप पे, आप सिक्योरिटी मनी को आपको लूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द सेकेंड राउंड? There will be fresh registration for the candidate who has not registered in the first round counseling. Further, those candidates who have availed the free exit in the first round or those candidates who have joined the first round allotted seat
and submitted willingness for the upgradation may submit fresh choice during the second round choice fill in the period if they want upgradation. Eligible candidate are will allot seats on the basis of his or her choice or merit. यानी कि सेकेंड राउंड में सिंपल सा है, बता दिया हूँ कि कैसे पार्टिसिपेट। रजिस्ट्रेशन अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया पहले राउंड में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर कर चुके हैं तो केवल चॉइस फिलिंग करना होगा, और आपके जो भी रैंक होगा उसके बेसिस पे अलॉटमेंट होगा। द कैंडिडेट विल शोन ऑल द चॉइस इंक्लूडिंग द न्यूली एडेड seats available against the vacant seats likely to available, virtual vacancy and likely to get vacant during the upgradation. All eligible candidates who desire to take part in the second online allotment will have to submit the fresh choice during the choice submission period, log choice during the period of locking. Eligible candidate will be allotted seats on the basis of his or her choice and merit. सब रिपीट हो रहा है, आपको नेक्स्ट राउंड में कैसे अलॉटमेंट होगा सेकेंड राउंड में वो सब बताया। चॉइस ऑफ द कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड इन द फर्स्ट अलॉटेड सीट्स एंड सबमिटेड द विलिंग्स ऑफ अपग्रेडेशन वुड इनिशियलाइज चॉइस फिलिंग रिमेनिंग after the allotment submitted before the round 1 will be cancelled, and the candidates are required to submit fresh choice for upgradation to the second round. Choice which were filled during the first round will be null or void. अब देखो ये कह रहा है कि चॉइस अगर कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया और अपग्रेडेशन उसने वहाँ पे कॉलेज में विलिंगनेस शो कर दिया, तो choice remaining after the allotment submitted before the round 1 will be instant cancelled. सही बात है, वो यानी कि आपका जो अलॉटमेंट हुआ फर्स्ट राउंड में वो कैंसिल हो जाएगा, आपने अपग्रेडेशन करा दिया तो अपग्रेड हो जाता है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फ्रेश चॉइस, मतलब फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ चाहे नहीं हुआ, आपने जो भी फ्रेश चॉइस मतलब चॉइस फिल किया फर्स्ट राउंड में वो सेकेंड राउंड के लिए वैलिड नहीं है, वो नल होगा, वो खत्म हो जाता है सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड की बात नहीं है, अगर आपने सेकेंड राउंड से मॉप राउंड में भी ऐसा कर रहे हो तो मॉप राउंड में आपको फिर से नया चॉइस फिल करना पड़ेगा। व्हाट इज एलिजिबिलिटी ऑफ सेकेंड राउंड अलॉटमेंट? कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड वुड बी फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट राउंड 2 फॉर मतलब फर्स्ट राउंड में जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनके लिए है, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट इन द फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है तो वो भी एलिजिबल है सेकेंड राउंड के लिए। कैंडिडेट हु हैव नॉट रिपोर्टेड एट द अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड सबमिटिंग द विलिंगनेस फॉर द नेक्स्ट राउंड। यानी कि देखो अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया है फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, मतलब वहाँ पे एडमिशन ले लिया और उसने विलिंगनेस शो किया है कि हमें सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना है, तो वो भी अलॉटमेंट वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है सेकेंड राउंड में। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन फर्स्ट राउंड एंड नॉट ज्वाइन और नॉट रिपोर्ट, यानी कि फ्री एग्जिट लिया है, यानी कि फर्स्ट राउंड में जिसको भी जो भी सीट अलॉट हुआ या कॉलेज अलॉट हुआ उसने एडमिशन नहीं लिया है तो वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट हु हैव टू रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने से 5 दिन पहले अगर किसी ने एडमिशन ले करके भी छोड़ना चाहता है तो 5 दिन पहले तक छोड़ सकता है, उसके बाद फ्री एग्जिट का ऑप्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है जैसे कि डू आई हैव टू फिल अप चॉइस ऑफ कोर्सेज एंड कॉलेज टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ द ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस। इसमें लिखा है यस, मतलब इसमें कह रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव टू सबमिट द फ्रेश चॉइस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड। यानी सेकेंड राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको सीट को जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको फिल करना ही पड़ेगा, फ्रेश चॉइस फिल करना होगा। इफ कैंडिडेट डज नॉट सबमिट द फ्रेश चॉइस ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग पीरियड, अगर चॉइस फिलिंग के दौरान आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया है, फ्रेश चॉइस नहीं फिल करते हो, कैंडिडेट हैव नॉट बी कंसिडर्ड टू फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में फिर आपको सीट अलॉटमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। विल रिटेन द ऑलरेडी अलॉटमेंट सीट इन द फर्स्ट राउंड इफ एनी, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया है वही सीट रह जाएगा, और अगर आपने सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको सीट कोई भी नहीं मिलेगा। यानी फर्स्ट राउंड में जिसको मिला है उसका अपग्रेडेशन चाहिए, तो अगर चॉइस फिलिंग नहीं करता तो अपग्रेड भी नहीं होगा, और अगर किसी को फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट ही नहीं मिला है तो फिर उसको सेकंड राउंड में चॉइस फिल नहीं करता तो उसको कोई भी कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट नहीं होगा। इट इज नेसेसरी टू फिल द फ्रेश चॉइस टू ईच राउंड ऑफ कैंडिडेट
वांट टू अपग्रेड और हिज एडमिटेड सीट। अगर किसी कैंडिडेट को अपग्रेड करना है तो भी फ्री चॉइस फिलिंग करना है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, और अगर किसी को नया अलॉटमेंट चाहिए तो उसको भी फ्रेश चॉइस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ आई गिव द कंसेंट for the second round upgradation at the time of the joining of the first round allotted seats and further my choice is upgraded in the second round, is it necessary to join the allotted seats? ये मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने अपग्रेडेशन कराया और अपग्रेड हो गया कॉलेज नेक्स्ट राउंड में, आपको अपग्रेडेड कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। जो सीट पहले आपने एडमिशन लिया है वो कैंसिल हो जाता है, वो नहीं रहता है। इसमें है yes, in case a candidate is allotted the seat during the second round of allotment process, seat allotment during the first round will be automatically cancelled immediately as allotment to the someone else, and candidate should have to join the college or seat allotted during the next round या second round after the obtaining online generated receiving the letter from the college allotment allotted in the first round। अब देखो, आपको जो अपग्रेड हो गया, आपको वही राउंड मतलब सेकेंड राउंड में जो भी या नेक्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हो गया, आपको उसी को ज्वाइन करना पड़ेगा आफ्टर ऑब्टेनिंग द ऑनलाइन जनरेटेड रिसीविंग लेटर। ऑनलाइन जनरेट, देखो रिसीविंग लेटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं पड़ेगी। अपग्रेड करने के बाद अगर नया कॉलेज अलॉट होता है तो फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसका रिसीविंग लेटर आपको मिल जाएगा। रिलीविंग लेटर, सॉरी रिसीविंग लेटर नहीं, रिलीविंग लेटर होता है। आप उसको if a candidate does not join the college seat allotted during the second round, he can avail of free exit। अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं करता है, कॉलेज सीट अलॉट होने पर, तो उसको फ्री एग्जिट है। इफ कैंडिडेट ज्वाइन द अलॉटेड सीट और अपग्रेडेड सीट इन द सेकेंड राउंड और ही शी कैन एग्जिट विद forfeiture of the security money within the stipulated period of 3 days prior of the commencement of the third MOP round of counseling. If the candidate failed to do so, she will ineligible for the further counseling। और ये ध्यान रखना, सेकेंड राउंड में आप एडमिशन अलॉट हो गया कॉलेज, आपको एडमिशन नहीं लेना है, आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एग्जिट है। एडमिशन नहीं लेते हो तब आपका सिक्योरिटी मनी वापस आएगा। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया, एक बार नेक्स्ट सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया, तो फिर आपको 3 दिन पहले तक आप छोड़ सकते हो ताकि आप मॉपअप में आ सको, लेकिन आपको सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, वो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगी। एडमिशन लेने की बात हो रही है, सीट छोड़ना है एडमिशन लेने के बाद सेकेंड राउंड में, और उसको मॉपअप राउंड में आपको फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसके लिए यही ऑप्शन है कि 3 दिन थर्ड जो राउंड है उससे पहले आप सीट को छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, और उसमें आपको केवल सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है एग्जिट विद forfeiture of the security money within the stipulated period of time 3 days prior of the commencement of the third MOP round। If candidate fail to do this, तो इनेजिबल, मतलब अगर आप सेकेंड राउंड में अगर ऐसा नहीं करते हो, सीट ऐसे ही छोड़ देते हो, फिर आप ना मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होगे, ना स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, और ना ही स्टेट काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर डायरेक्ट साफ लिखा हुआ। सीट कैन ऑल्सो बी अपग्रेडेड इन द सेम कॉलेज और सेम कोर्स बाय द चेंज कैटेगरी SC ST OBC और UR PWD। इन सच case also the candidate has to take the fresh admission on the admission upgraded seat or as per the procedure। और ये भी है कि आप सेम कॉलेज में अपग्रेडेशन के बाद भी आपको अपग्रेडेशन सेम कॉलेज में हो सकता है, और सेम टू सेम जो आपने पहले किया था एडमिशन प्रोसीजर वैसा ही आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने पहले से एडमिशन लिया है तो आपको बस वहाँ मुंह दिखा के आ जाना होगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और स्टिपुलेटेड जो भी टाइम है जो भी आपके अलॉटमेंट लेटर पे है उसके बीच में जाना पड़ेगा। इफ आई opted for the upgradation during the joining of the first round allotted seats but the later change my decision and want to retain allotted seat, how to avoid change or cancellation of already allotted seats? How to avoid change or cancellation? Okay, इसमें इस क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर सपोज आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया और आप नहीं चाहते हो, मतलब वहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपने डाल दिया कॉलेज में कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपका मन बाद में चेंज हो जाता है कि मैं अपग्रेड अब नहीं करूँगा, उसी कॉलेज में जो अलॉट हो गया, जो एडमिशन हो गया उसी में रहना है, तो फिर उसमें इसको कैसे करना होगा? द कैंडिडेट नीड नॉट टू fill any fresh choice for the second round, so earlier seat
earlier allotted seat will be retained. मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको वही सीट चाहिए जो पहले प्रीवियस राउंड, ये सेकेंड राउंड का भी है, फर्स्ट राउंड का भी है, प्रीवियस राउंड में कोई भी एडमिशन ले लिया और आपको वही सीट कंटिन्यू करना है, तो सिंपल से मेथड है, फ्रेश चॉइस नेक्स्ट राउंड में करना ही नहीं, आपका वही सीट रह जाएगा. If I opted for the upgradation in the second or third round of counseling at the time of reporting of the first or second round allotted college, whether my allotted seat will be cancelled? Yes, सिंपल है. अपग्रेडेशन होगा तो प्रीवियस राउंड का जो भी सीट अलॉट होगा वो कैंसल्ड होगा. अगर अपग्रेडेशन हो गया तो, अगर अपग्रेडेशन नहीं होता है तो आपका वही सीट वैलिड रहेगा जो प्रीवियस राउंड में एडमिशन लिया है. इफ सीट इज अपग्रेडेड इन द नेक्स्ट राउंड और थर्ड राउंड और मॉप अप राउंड, the earlier allotted seat will be automatically cancelled and same will be allotted to the other candidates. यानी वो वही सीट किसी और को अलॉट हो जाएगा लेकिन आपके नाम से वो कैंसिल हो जाएगा. इफ आई गेट एन अपग्रेडेशन सीट ड्यूरिंग द सेकंड और थर्ड मॉप राउंड ऑफ CCC काउंसिलिंग फॉर द फर्स्ट और सेकंड राउंड, कैन आई ज्वाइन दैट कॉलेज डायरेक्टली? नो, डायरेक्टली तो कुछ नहीं होना है. रिसीविंग लेटर मतलब अपग्रेड होने पे आपको रिसीविंग लेटर लेना है ऑनलाइन CCC पोर्टल से. देखो लिखा है, नो, इफ यू हैव टू गेट ए रिलीविंग लेटर फ्रॉम द एयरलाइन इंस्टीट्यूट और कॉलेज ऑफ फर्स्ट और सेकेंड राउंड जनरेटेड थ्रू द CCC पोर्टल बिफोर यू ज्वाइन द अपग्रेडेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट. यानी कि आपको रिलीविंग लेटर जो है ये आपको लेना ही पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा. ये आपको जाना नहीं है कहीं भी CCC पोर्टल पे अवेलेबल होगा, जो भी जिनका भी अपग्रेड होने के बाद कॉलेज या सीट अलॉट होता है. इन केस आई गेट अपग्रेडेड सीट बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इन द सेम कॉलेज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी, डू आई हैव टू टेक एडमिशन ऑन द अपग्रेडेड सीट अगेन? अगर आपको अपग्रेड होता है कैटेगरी छोड़ के, मतलब चेंज करके, तो आपको एडमिशन लेना चाहिए अपग्रेड होने पे, अगर सेम कॉलेज में हो रहा है तब भी. येस, यू हैव टू गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर थ्रू द CCC पोर्टल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर द अर्लियर अलॉटेड सीट एंड गेट द प्रोविजनल एडमिशन लेटर जनरेटेड ऑनलाइन फॉर अपग्रेडेड कैटेगरी सीट, अदरवाइज योर अर्लियर सीट वुड बी कैंसिल्ड. सिंपल ध्यान रखना, अपग्रेड हो गया चाहे वो सेम कॉलेज चाहे अदर कॉलेज, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा अपग्रेडेड सीट्स पे. प्रीवियस राउंड के सीट और एडमिशन का कोई वैलिडेशन नहीं रहेगा. इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन द नेक्स्ट राउंड सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट टू चेंज टू गेट द चांस टू पार्टिसिपेट इन द, ये लिख रहा है कि सेकेंड राउंड में जरूरी है कि जो अलॉटेड सीट हुआ आयुर्वेदा का या सीधा का, यूनानी का, होम्योपैथी कॉलेज, टू गेट द चांस टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड. जरूरी नहीं है कि आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सेकेंड राउंड के अलॉटेड सीट्स को एडमिशन लो ही. कैंडिडेट नीड नॉट रिपोर्ट और ज्वाइन द नेक्स्ट सेकेंड राउंड अलॉटेड कॉलेज सिंस देयर इज ए फ्री एग्जिट. फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, छोड़ सकते हो, एडमिशन मत लो, फ्री एग्जिट है. नेक्स्ट सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ, छोड़ सकते हो, फ्री एग्जिट है, सिक्योरिटी मनी आपका फॉरफिट नहीं होगा. लेकिन आपने एडमिशन लेकर के छोड़ने की कोशिश की या एग्जिट करते हो, फिर आप मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप जो स्टेट काउंसिलिंग होगा उससे भी बाहर हो जाएगा. और इसका एक ही ऑप्शन है, अगर सेकेंड राउंड में आप एडमिशन लेके छोड़ना चाहते हैं तो आप 3 day प्रायर ऑफ द मॉप अप राउंड रिजल्ट या स्टार्टिंग डेट से आप 3 दिन पहले इस चीज़ को लीव कर सकते हो. In case a candidate have not submitted a willingness for upgradation in the third round at the time of joining or reporting the second round development college, he or she will not be considered eligible for the upgradation in the third round. अपग्रेडेशन के लिए आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम में किसी भी राउंड में नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन होता है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम शो नहीं करते हो विलिंगनेस, तो आपको अलॉटमेंट या अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, आप अपग्रेड नहीं हो सकते हो. इफ आई ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड बट लेटर चेंज माई डिसीजन want to exit, then am I eligible for the further counseling or state? Candidate need to relieve or resign from the respective institute 3 day prior to the मतलब
यही घूम फिर के आ रहा है यही क्वेश्चन, क्योंकि सेकेंड राउंड में बहुत ये लोचा होता है, लोगों को बहुत सारे दिमाग चलते हैं, वो एडमिशन ले भी लेते हैं छोड़ भी देते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। ये ध्यान रखना है, एडमिशन नहीं ले मतलब नहीं चाहते हो कॉलेज को, एडमिशन ही मत लो। एडमिशन ले लिया तो 3 दिन का टाइम है, आप उसके अंदर में छोड़ दिए तो छोड़ दिए, नहीं तो फिर छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। छोड़ोगे 3 दिन के बाद तो आपको ना स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाओगे और ना ही आपका सिक्योरिटी मनी वापस आ पाएगा। यहाँ पर लिखा है प्रायर टू मूव अप विद फॉर फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी मनी इन द केस कैंडिडेट फेल्स टू डू ही और शी विल शेल इनएलिजिबल फॉर द फर्दर आयुष, यानी कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप ऐसे जैसे मूव अप राउंड में है कि आपको सिक्योरिटी मनी नहीं वापस आएगा, स्टेट काउंसिल के बाहर हो जाओगे और फर्दर राउंड की काउंसलिंग के लिए बाहर हो जाओगे, तो ऐसा ही एलिजिबल हो जाएगा सेकेंड राउंड में ही। Am I eligible for the further counseling if I resign from the joint institute course allotted in the second round? Yes, the candidate shall be eligible for the further counseling if or she resign or leave from the institute or course second or third 3 day। यही चीज़ है, आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद छोड़ते हो तो आपको 3 दिन पहले मूव अप के राउंड के पहले छोड़ना पड़ेगा और विद सिक्योरिटी मनी फॉर फ्यूचर, यानी कि सिक्योरिटी मनी रिफंड आपको, सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं आएगा सिंपल से, एडमिशन लेने के बाद सेकेंड राउंड में आप छोड़ते हो तो। और उसके बाद 3 दिन में आप रिजाइन कर देते हो तो सिक्योरिटी मनी नहीं आएगा और आप मूव अप में पार्टिसिपेट हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। हु विल बी एलिजिबल फॉर द एग्जिट विद फॉरफीचर ऑफ ऑप्शन ऑफ द सेकेंड राउंड। अब देखो किनका हु विल बी एलिजिबल फॉर exit with forfeiture option in second round. If a candidate join the second round allotted seat and want to exit within the stipulated period, he or she may resign, leave with the forfeiture or security money। यानी कि देखो सेकेंड राउंड में एग्जिट कर सकता है अलॉटेड सीट को, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद। कब? मतलब आप सिक्योरिटी मनी को लीव मतलब सिक्योरिटी मनी फॉरफिट करने के बाद फॉरफिट हो जाएगी, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फर्दर कैंडिडेट विल बी इनएलिजिबल फॉर द एनी अदर काउंसलिंग इफ ही और शी रिजाइन और लीव बियॉन्ड द परमिशन पीरियड, यानी 3 डे। 3 डे के अंदर कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो फिर आप किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आई हैव रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट राउंड, शुड आई रजिस्टर्ड? नहीं, जरूरत नहीं है किसी भी राउंड के लिए, मैंने पहले बता दिया है। हु विल बी एलिजिबल फॉर द थर्ड और मूव अप राउंड? अब देखो मूव अप राउंड के लिए कौन कौन से एलिजिबल है ये भी ध्यान रखना। सेकंड राउंड को मैंने बता दिया है। मूव अप राउंड में कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फर्स्ट टाइम, कैंडिडेट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट रजिस्टर्ड किए हैं लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिला, वो भी मूव अप के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट एडमिटेड राउंड और सेकंड, एडमिटेड का मतलब हो गया एडमिशन जिसने ले लिया है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, एंड ऑप्शन फॉर द अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन के लिए अगर आपने डाला है तो आपको फ्रेश चॉइस कर करके आप मूव अप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट एडमिटेड इन द राउंड 1 वेल फ्री एग्जिट ऑप्शन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट राउंड में भी आप छोड़ सकते हैं, जो भी टाइम मैंने बताया है कि फर्स्ट राउंड में कब आप छोड़ सकते हो, सेकेंड राउंड से कितने दिन पहले, सेकेंड राउंड का स्टार्ट होने से कितने दिन पहले तक आप फ्री एग्जिट ले सकते हो मूव अप के लिए। कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन सेकेंड राउंड एंड वेल फ्री एग्जिट नॉट ज्वाइन और नॉट रिपोर्ट, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो एडमिटेड को जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो टाइम दिया है कि कितने दिन में आप छोड़ सकते हो, लेकिन किसी ने फ्री एग्जिट लिया है, उसने एडमिशन ही नहीं लिया है, तो वो भी एलिजिबल है मूव अप के लिए। कैंडिडेट रिजाइन फ्रॉम द सेकेंड राउंड अलॉटेड सीट 3 डे प्रायर कमेंसमेंट थर्ड राउंड with forfeiture of security money, need to register fresh registration payment and complete fees। oh my god, अगर किसी ने सेकेंड राउंड में एडमिशन ले करके छोड़ता है तो उसको नया से मूव अप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। चॉइस जो भी फ़ी पेमेंट, यानी कि दोबारा से उसको सिक्योरिटी मनी फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा। यानी कि एक काउंसलिंग के सपोजेट कि 11,000 रुपये लग रहे हैं ना, तो आपको लगभग 22,000 रुपये देना पड़ेगा, यानी डबल फी आपको लगेगा अगर सेकेंड राउंड में आप छोड़ते हो तो, और वो भी 3 दिन पहले तक छोड़ते हो तब ये
दोबारा आपको फी लगेगा। लेकिन अगर इसके बाद करते हो तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे, हर एक काउंसलिंग। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द थर्ड मॉप अप राउंड काउंसलिंग? दे विल फ्रेश, ये सबको पता है क्या प्रोसीजर है, मैंने कितनी बार बता दिया। मॉप अप के लिए रजिस्ट्रेशन नया करना है, अगर जो भी नहीं किया हो कभी तक मॉप अप तक या सेकेंड राउंड तक, नया कैंडिडेट हो, अभी एलिजिबिलिटी बता दिया, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The seat remain vacant after second round will be converted during this third mop up counseling as per the following algorithm. अब बात करते हैं application applicable only in case of government aided government central university. Candidate cannot claim virtual vacancy seat. The candidate will be converted as the seat will be converted as per aforesaid algorithm. Only reserved seat is not opted by any candidate or non-availability of candidate of the particular category. Your category candidate cannot claim the reservation seat shown to them as a virtual vacancy if same seat is opted by the candidate of the particular category. देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के सीट्स को नहीं ले सकते हैं, भले ही वो सीट पे कोई नहीं है तब भी। लेकिन ये बोल्ड में कुछ सच कैंडिडेट इफ नॉट ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट देन देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड एंड विल बी बिकम द इलिजिबल फॉर द अदर। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अपग्रेडेड सेकेंड राउंड से मॉपअप में जो भी अपग्रेड करा रहे हैं, अपग्रेडेशन के बाद अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा फर्दर राउंड के काउंसलिंग के लिए भी, वो इनएलिजिबल हो जाएगा, यानी कि वो स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएगा अपग्रेडेड सीट्स पे अगर एडमिशन नहीं लेता है तो। ये जो अप्लाई हो रहा था एडमिशन लेके छोड़ने पे, अब वो अपग्रेड होने के बाद अगर नहीं लेते हो तो वो वही सेम रूल अप्लाई हो जाता है। वेदर आई एम एलिजिबल फॉर द स्टेट काउंसलिंग इफ अलॉटेड ए सीट इन द थर्ड मॉपअप राउंड? नो, एलिजिबल नहीं है अगर थर्ड मॉपअप राउंड यानी कि मॉपअप में अगर किसी को सीट अलॉट हो गया या अपग्रेड हो गया सीट तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ देते हैं तो आप स्टेट के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। इफ ए कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड ए सीट इन द थर्ड और मॉपअप राउंड, he or she will not be eligible for any further counseling. Further, it is mandatory for the candidate to take the admission on their upgraded seat in the third or mop-up round from the first or second admitted seats. Such candidate, if not join the upgraded seat, then they are ineligible for any further counseling, state or territory nominated seats, and their security money will be forfeited. The name of the all ineligible candidate will be circulated to the central universities, state counseling authorities, for prohibiting them to participate in any other counseling. देखो इसमें ये बताया गया है कि मॉपअप राउंड में चाहे सीट फ्रेश अलॉट हुआ हो या किसी को फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड से अपग्रेड होकर मॉपअप में मिला, अगर आपने अपग्रेडेड सीट्स या अलॉटेड सीट्स पे एडमिशन नहीं लेते हो तो सिंपल सा बात है, आपका सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट हो जाएगी और साथ साथ आपका जो स्टेट काउंसलिंग और फर्दर राउंड की काउंसलिंग से भी आप बाहर हो जाओगे। वेदर एनी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, ये सब बता दिया हूँ। हु एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, ये भी बता दिया हूँ। हु इज इनएलिजिबल फॉर द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, इनएलिजिबल कैंडिडेट हु, जो एलिजिबल है, एलिजिबल के अलावा सभी इनएलिजिबल ही होंगे, फिर भी मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट हु ऑलरेडी ज्वाइंड द अलॉटेड सीट इन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 AIQ यूनिवर्सिटी किसी में भी अगर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड किसी का भी सीट अलॉट हो गया है, अलॉटेड सीट मतलब ज्वाइन कर रहे हुए हैं, एडमिशन कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट सीट इन द थर्ड मॉपअप राउंड, जिसको सीट अलॉट हो गया है वो चाहे एडमिशन ले या नहीं ले, वो एडमिशन स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एडमिशन ले लिया तब भी और नहीं लिया तब भी। कैंडिडेट who not registered in any of the previous 3 राउंड, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ऐसे भी इनएलिजिबल है। कैंडिडेट हु आर रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड बियॉन्ड द परमिशन, यानी कि 3 डे जो है गिवन ड्यूरेशन, उसके बीच में अगर किसी ने रिजाइन नहीं किया है सेकेंड राउंड के एडमिटेड सीट पे तो वो भी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा।
whether the security fee will be refunded back if candidate is not allotted seat फर्स्ट राउंड, किसी भी राउंड में अगर अलॉटमेंट नहीं होता, यस इन केस ऑफ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड एनी सीट ड्यूरिंग द डबल सिक्योरिटी फी विल बी रिफंड बैक टू द बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के टाइम में जिससे आप पेमेंट करते हो वही शायद उसी में रिफंड होता है ऐसे तो, लेकिन देखते हैं अगर बैंक अकाउंट मांगते हैं तो उसमें आ जाएगा। Who is eligible for the free exit of forfeiture option of third move-up round? Candidate who have been allotted a seat in third move-up round and but does not report at college may exit with forfeiture, and the refundable security amount will be not be refunded. Further, he or she will be ineligible for the any state other counseling state या union territory। यानी कि थर्ड मॉपअप राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है, आपका सिक्योरिटी मनी तो जब्त होगा ही होगा, वो रिफंड तो होगा ही नहीं, लेकिन साथ साथ आप सभी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे अगर मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट के बाद कोई आप एडमिशन नहीं लेते हो। तो एडमिशन ले लेते हो तब भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और अगर आपने एडमिशन अलॉट हो गया और छोड़ देते हो तब भी आपको, तो फर्स्ट से सेकेंड राउंड में भी जो करना है कर लेना। वेदर देयर विल बी 2 सेपरेट काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड 85% डेली कोटा सेपरेट प्लेटफॉर्म, नो सेपरेट प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। डेली का जो 85% सीट का होगा या 15% सीट्स का जो भी है वो सब AA-CCC पे एक साथ ही चलेगा। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्शन आएगा कि आप किसका काउंसलिंग कराना चाहते हो, उस समय आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, किसका काउंसलिंग कराना चाहते हो उसके लिए, और उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ी भी लगेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका चॉइस फिलिंग भी आएगी। व्हाट इज़ द permissibility to the student to exercise fresh choice during the counseling? Following matrix है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट इफ ज्वाइंट और नॉट ज्वाइंट, आप ज्वाइन कर लेते हो या नहीं ज्वाइन करते हो। एग्जिट विद द फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी, एग्जिट कर सकते हैं कब? नो फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी मनी। देखो फ्री एग्जिट किस में है, राउंड 1 में है, राउंड 2 में है। इफ अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो, लेकिन आपने नो फ्री एग्जिट इफ ज्वाइन, आपने एडमिशन, देखो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में क्या डिफरेंस हो रहा है, दोनों में फ्री एग्जिट है, लेकिन फर्स्ट राउंड में है कि आपने एडमिशन ले लिया या नहीं लिया। ले लिया तब भी आप अगर एग्जिट फ्री एग्जिट ले सकते हो, गिवन ड्यूरेशन में आपने रिजाइन किया तो उसमें सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तभी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी फर्स्ट राउंड में। लेकिन सेकेंड राउंड में आपने ज्वाइन नहीं करते हो तब तक फ्री एग्जिट है, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले करके गिवन ड्यूरेशन में आपने छोड़ रहे हो 3 दिन पहले मॉपअप के, तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर ली जाएगी, सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगा। ये मॉपअप ये फर्स्ट राउंड में ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी मनी आपका एडमिशन लेने के बाद आप छोड़ते हो गिवन ड्यूरेशन में तो आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट राउंड में रिफंड होगी लेकिन सेकेंड राउंड में रिफंड नहीं होगी अगर आपने रिजाइन करते हो तो। कैंडिडेट शेल एलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, कैंडिडेट नॉट ज्वाइन और नॉट रिपोर्ट द अलॉटेड सीट एलिजिबल फॉर द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, और further candidate join or exit the resign the allotted seat in 3 days prior to the commencement 3 mop-up round, also eligible for the further counseling। और अगर आपने रिजाइन कर देते हो सीट को सपोज डेट, तो आप 3 डे पहले तो आपका सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट हो जाएगा, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड के लिए देखो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी कितना है। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 10,000 रुपये है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 रुपीज़ है सिक्योरिटी मनी। थर्ड मॉपअप राउंड के लिए नो फ्री एग्जिट इफ सीट अलॉट, अगर सीट अलॉट हो गया तो आपको फ्री एग्जिट नहीं है, आपको सिक्योरिटी मनी फॉरफिट। इफ सीट अलॉटेड नॉट ज्वाइन नॉट रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा। इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट इन थर्ड मॉपअप राउंड ही सी विल बी एलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग। अगर आपने सीट अलॉट हो गया और एडमिट नहीं होते हो, एडमिशन नहीं लेते हो मॉपअप राउंड में, तो आप स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे। स्टे वैकेंसी, फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड, नो फ्री एग्जिट, इसमें फ्री एग्जिट नहीं है। इफ सीट अलॉटेड नॉट ज्वाइन नॉट रिपोर्ट कर रहे हो तो फॉरफिट हो जाएगा आपका सिक्योरिटी मनी। यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है। अब इफ
if candidate is allotted seat in the stray vacancy round, he or she will be eligible for the further counseling. अगर स्टे वैकेंसी राउंड में अगर सीट अलॉट हो गया तो स्टे वैकेंसी राउंड की इतना ध्यान रखना है, इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अलग से, ठीक है। और इफ ये कैंडिडेट स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट हो जाता है सीट को, तो वो इलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग से भी वो बाहर हो जाएगा। एडमिशन जो अलॉट हो गया स्टे वैकेंसी उसमें एडमिशन ले लो, नहीं तो स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे। ये रहा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इतना ज़्यादा है, इसके बारे में पूरा काउंसलिंग इसमें आ गया पूरा डिटेल में। अब है रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी मनी। फ़ी रिलेटेड, व्हाट इज द previous fee to paid at the time of registration, at the time of registration to pay the two kinds of पे करना पड़ेगा। नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी जो 1000 रुपये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके लिए, ओबीसी EWS UR कैटेगरी के लिए, 500 है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और 5000 लगेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के लिए, ऑल कैटेगरी के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोई भी कैटेगरी का काउंसलिंग, मतलब कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो जनरल का हो, EWS का, ओबीसी का हो, SC ST किसी का भी हो, और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करा होगा तो 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फिर इसी में काउंसलिंग फ़ी और सिक्योरिटी मनी में रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी फ़ी होता है, विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट आफ्टर ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज, और इफ कैंडिडेट डिड नॉट get any seat during the counseling to the same account of the candidate from which the payment have been made। नहीं, जिससे आप पेमेंट करोगे उसी में आएगा, और आपने सीट अलॉट नहीं होता है उनका भी सिक्योरिटी मनी आएगा, और जिसका सीट अलॉट हो गया और उसने एडमिशन ले लिया तो उसमें उसका भी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा। 10,000 सिक्योरिटी मनी सबको बराबर ही देना है। 10,000 चाहे जनरल का हो, ओबीसी का हो, चाहे SC ST हो, PWD हो, कोई भी हो 10,000 ही लगेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का 50,000 रुपये लगेगा। हाँ, अगर किसी को डीम्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट का सबका काउंसलिंग कराना है तो उसको 55,000 देना है, और सभी के लिए काउंसलिंग वो करा सकता है। इफ़ कैंडिडेट विश टू अप्लाई फॉर बोथ AIQ और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मैंने बता दिया कि आपको अलग अलग से फ़ी पेमेंट नहीं करना है। गवर्नमेंट के काउंसलिंग अगर करा रहे हो और डीम्ड यूनिवर्सिटी करा रहे हो, आपको एक ही पेमेंट करना होगा। जो सबसे हायर जो फ़ी है उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का फ़ी पे करोगे, उसी में गवर्नमेंट का भी। आपको बस सिलेक्ट करना पड़ेगा किसका किसका रजिस्ट्रेशन के टाइम में किसके जगह काउंसलिंग कराना चाहते हैं आप। रिफंड रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रिफंड विल बी इनिशिएटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द, सभी काउंसलिंग कंप्लीट होगा तब होगा। व्हेन और वेयर सिक्योरिटी अमाउंट अभी बता दिया, जिस अकाउंट से आप फी पेमेंट करोगे उसी से ही आपका सिक्योरिटी मनी वापस आएगा, उसी बैंक अकाउंट में आपका सिक्योरिटी मनी। व्हाट हैपन इफ द कैंडिडेट बाय मिस्टेक मेक मोर देन वन पेमेंट फॉर द सेम रोल, यानी कि अगर मल्टीपल पेमेंट अगर कोई कर देता है तो फिर क्या होगा। कैंडिडेट कैन अप्रोच द फाइनेंशियल कस्टोडियन आफ्टर 15 days ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन विंडो, यानी कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको अप्रोच करना पड़ेगा। मैं वेबसाइट बताऊंगा उस पर। फाइनेंशियल कस्टोडियन विल रिफंड दिस एक्सेस पेमेंट इफ एनी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो विद इन 30 days ऑफ रिसीव्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट। टू हैव टू रिक्वेस्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन टू रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट, व्हाट इज द शेड्यूल फॉर द, ये देखो सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड के लिए बारे में बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काउंसलिंग जैसे ही कंप्लीट होता है एंड होगी उसके बाद अपने आप ये लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सबका फी रिफंड होना स्टार्ट हो जाता है। कैन इनिशिएट रिफंड प्रीसीडिंग थ्रू द चार्ज बैक क्लेम थ्रू द कार्ड इशू बैंक, नो। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉट, ये पेमेंट के से रिलेटेड है उतना। देखो अब ये फाइनल है, हाउ टू कंटेक्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन। देखो इसमें है कि आप ये चीज़ को ध्यान रखना, finance@cc@ir.gov.in, इस पर अगर किसी को प्रॉब्लम है फाइनेंस से रिलेटेड तो आप इस पे बात कर सकते हो, इस पे आप मेल कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेरीज फॉर रिगार्डिंग द पेमेंट रिफंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है जो पिछले साल का, अब आपको मेल करना पड़ेगा। फाइनेंस से रिलेटेड अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो आप इस पर मेल करेंगे, finance
www.aiya.gov.in पे। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस पे मेल करना है। अब ये सब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किसी मतलब का नहीं है, जितना ज़रूरत था उतना मैंने बता दिया। इस सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल इन ऑल द केसेस में तो नहीं है रिफंडेबल, ठीक है। मैंने एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इफ़ कैंडिडेट हु हैव बीन लीव रिजाइन फ्रॉम द ज्वाइन इंस्टीट्यूट कोर्स अलॉटेड ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड के बाद अगर रिज़ाइन कर रहा है, सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के बाद रिज़ाइन कर रहा है तो उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। इफ़ कैंडिडेट है हु हैज़ बीन अलॉटेड सीट इन द थर्ड मॉपअप राउंड फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड डज नॉट ज्वाइन द, अगर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट के बाद एडमिशन नहीं लेते हो तब नहीं मिलेगा। ए कैंडिडेट नॉट ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट्स इन सेकेंड और थर्ड मॉपअप राउंड फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड एडमिटेड रेस्पेक्टिवली, तो अपग्रेड होने पर अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगा। इफ़ द कैंडिडेट गिव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द, और अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर किसी का एडमिशन कैंसिल होता है तो उसका भी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा। आप इस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9 बजे सुबह से लेकर के 5:30 बजे तक है। आपको मेल करना ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट बता दूं, ये सर्टिफिकेट है PWD कोटा के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, इस फॉर्मेट में ही चाहिए, ठीक है। आप इसको देख लेना। वैसे जो इस कोटे के हैं उनको पता होगा कि कैसे मतलब कहाँ पे बन रहा है। वैसे यहाँ पे सिटी दिया है कहाँ पे बनता है ये PWD सर्टिफिकेट, वहाँ से बनवा सकते हैं, ये आप देख लेना सिटी। फिर है यहाँ पे SC/ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, इस फॉर्मेट में ही चाहिए तो ही एक्सेप्टेबल होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के एडमिशन के लिए। ये OBC NCL सर्टिफिकेट है, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, इस फॉर्मेट में चाहिए। हिंदी में भी चलेगा लेकिन इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। ये EWS सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट में चाहिए। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो मैंने बोला था वो इस फॉर्मेट में, ये ऐसा फॉर्मेट चाहिए। और फिर ये सभी कॉलेज हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। और बॉन्ड वगैरह के बारे में इस साल कोई अब मतलब वेबसाइट पे नहीं बताया जा रहा है WCCC के तरफ से। आपको खुद कॉल करके कॉलेज का पता करना पड़ेगा किसमें बॉन्ड है किसमें नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना था मुझे कि अगर किसी को सपोज ऐसा होता है कि किसी को BMS BHMS ये सबका काउंसलिंग कराना हो एक साथ ही, तो कैसे कराएगा? उसको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल से चॉइस फिलिंग में अगर BMS पहले चाहते हो तो BMS के कॉलेज को पहले फिल कर देना, उसके बाद BHMS के कॉलेज फिल कर देना, तो आपको जो आपके रैंक पे अवेलेबल होगा वो आपको पहले अलॉट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से चॉइस फिलिंग करना होगा, BMS का अलग से BHMS का अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कोर्स है आप एक साथ चॉइस फिल कर सकते हो। आपके चॉइस में अगर BMS का कॉलेज है तो BMS का कॉलेज अलॉट होगा, अगर BHMS का कॉलेज है तो BHMS का कॉलेज अलॉट होगा। अगर इसके अलावा BUMS का कंडीशन मैंने बता दिया, उर्दू वगैरह है आपके 10th के सर्टिफिकेट में है तो ही आप फिल करना, तभी अलॉट होगा। BHMS के लिए आपको तमिल लैंग्वेज आना चाहिए, आपके 10th क्लास में होना चाहिए तमिल, एक 1 ईयर आपको स्टडी करना पड़ेगा एडमिशन लेने के बाद। इसलिए इन सभी कंडीशन को सही से इस वीडियो को देख लेना, समझ लेना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना। सेकेंड राउंड में और मॉपअप राउंड में बस इतना ध्यान रखना, फ्री एग्जिट सेकेंड राउंड में है लेकिन आप एडमिशन नहीं लेते हो, तब एडमिशन ले लेते हो उसके बाद फ्री एग्जिट नहीं है, आपको सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। और यहाँ तक कि अपग्रेड होने के बाद अगर किसी भी राउंड में अपग्रेड हो गया और आपने सीट मतलब एडमिशन नहीं लेते हो तब भी आपका सिक्योरिटी मनी अब फॉरफिट तो होगा ही होगा, आप स्टेट काउंसिलिंग से भी बाहर हो जाओगे। मॉपअप राउंड में सीट अलॉट होने के बाद आप एडमिशन लेना ही पड़ेगा, स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट हो गया तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। छोड़ते हो तो आप स्टेट काउंसिलिंग से बाहर हो जाओगे, आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो भी फॉरफिट हो जाएगा। ये डिटेल में रहा ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के जितने भी प्रोसीजर हो गए, फी पेमेंट वगैरह सब कुछ के बारे में डिटेल में समझा दिया। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पहले समझ लेना, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन में कोशिश करना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, और सिक्योरिटी मनी को खुद के अकाउंट से, खुद के बैंक अकाउंट से ही फिल करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू सो मच।